लास्ट लेक्चर में आरसीएम वाला पार्ट कंप्लीट किया था और चार्जिंग सेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट किया था. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, टैक्स पेएबल बाय ईसीओ ऑन द नोटिफाइड सर्विसेज. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ईसीओ कौन होता है. तो ईसीओ इज व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. ये क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म आपको क्या देता है? सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक जगह देता है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एग्जांपल लेना है इसका, तो मान लो इधर कोई रेस्टोरेंट है. ओके. और इधर एक कस्टमर है. तो ये कस्टमर को रेस्टोरेंट पे ऑर्डर प्लेस करना है, बट ये कस्टमर बहुत दूर है और रेस्टोरेंट बोलते हैं हमारी सर्विस वहां तक नहीं जाती. तो ये रेस्टोरेंट क्या कर सकता है? ये रेस्टोरेंट अपने आप को रजिस्टर करेगा किस पे? जोमेटो पे. और ये कस्टमर जोमेटो पे क्या करेगा? ऑर्डर पास करेगा और ये रेस्टोरेंट जोमेटो से ऑर्डर इसको डिलीवर करेगा. तो यहाँ पे ये जो जोमेटो है, ये जोमेटो इज प्लेइंग अ रोल एज व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. वैसे तो गुड्स के ऊपर भी आता है, बट अपने को गुड्स से लेना देना नहीं है, क्योंकि अपने को जो पढ़ना है वो किससे है? सर्विस से लेना देना है. तो देखो इधर क्या लिखा हुआ है. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज एनी पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट्स, मैनेज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. समटाइम ईसीओ इटसेल्फ सप्लाई द गुड्स और सर्विसेज. हो सकता है कि ईसीओ खुद भी गुड्स सप्लाई करे, or both through its electronic commerce portal. However, many times the product or services displayed on the electronic portal are actually supplied by some other person to the consumer. हमारे केस में ये देखो, हमारे केस में कौन है? रेस्टोरेंट है. वो रेस्टोरेंट क्या कर रहा है? अपने आप को रजिस्टर कर रहा है जोमेटो पे और फिर वो कस्टमर को डिलीवरी पहुंचा रहा है. ठीक है. When a consumer places an order for a particular product or service on his electronic portal, the actual supplier supplies the selected product or service to the consumer. The price consideration for the product service is collected by what? ECO from the consumer and the passed on to the actual supplies after the deduction of a commission by the ECO. The government may, on the recommendations of the GST Council, notify the specified category of a services. कुछ ऐसी सर्विसेज है जिसके ऊपर टैक्स जो है वो कौन कलेक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. टैक्स विल बी पेड बाय whom? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट, such services shall be notified on the recommendations of the GST Council. अभी नीचे क्या लिखा है देखो. Notification number 17/17 amended as notified the following categories of services supplied through ECO for this purpose. मतलब ये जो सर्विसेज है, इन सर्विसेज के ऊपर कौन टैक्स भरेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स भरेगा. अब इसमें कौन आता है? तो सबसे पहला है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल और एनी अदर मोड व्हीकल एक्सेप्ट व्हाट? ओमनी बस. ओमनी बस छोटा सा बस होता है जो ट्रैवलिंग वगैरह के लिए यूज होगा, तो उसको छोड़ के जो भी है. अभी रेडियो टैक्सी वगैरह क्या होता है पता है? ऐसा कोई भी टैक्सी वगैरह जिसके अंदर क्या है? जीपीआरएस सिस्टम लगाओ, उसको बोलते हैं रेडियो टैक्सी. जीपीआरएस सिस्टम का मतलब है कि आप उसको क्या कर सकते हो? ट्रेस कर सकते हो जीपीएस से. जैसे फॉर एग्जांपल ओला उबर चलता है, तो ओला उबर के अंदर क्या होता है? ओला उबर का जो ड्राइवर है उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन रहता है, इवन दो ही नो द रूट्स, बट तेरे को मैप चालू करना कंपलसरी. तो मैप पता भी रहेगा कि मेरे को इधर से इस पर्टिकुलर जगह से इस पर्टिकुलर जगह पे जाना है, बट फिर भी एज पर द रेगुलेशन उसको क्या करना रहता है? मैप ऑन करना ही रहता है. ठीक है. तो वैसा. नेक्स्ट, service by way of transportation of passenger by an omnibus except where the person supplying such services through ECO is a what? company. कोई भी अगर अभी मैं ओमनीबस से सर्विस सप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, बट मैं कंपनी हूं, तो उस केस में ये प्रोविजन अप्लाई नहीं हो. ओके. अगर प्रोप्राइटरशिप वगैरह है तो उस केस में ये प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा. नेक्स्ट, services by way of providing the accommodation in hotel, inns, guest house, clubs, campus site or other commercial. जैसे for example makemytrip.com. ओके. फॉर एग्जाम्पल होटल्स के लिए easymytrip.com सुना है? easy my trip, इस पे भी होटल्स वगैरह बुकिंग होती है. ओके.
गो आईबीबो सुना है? हाँ, तो उस पर भी होटल बुकिंग होती। तो अगर होटल बुकिंग करवा रहे हो, अगर इन लोगों के पास से करवा रहे हो, तो ये सब क्या है? ये सब ईसीओ है। होटल तो किसी और की है, ये तो प्लेटफॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट, सर्विस बाय वे ऑफ हाउसकीपिंग सच एज अ प्लम्बिंग, कारपेंटिंग, एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है तो नहीं, रजिस्टर्ड बंदा नहीं आएगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर ईसीओ पे रजिस्टर्ड है तो वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल का नाम अर्बन कंपनी, अर्बन कंपनी। ये अर्बन कंपनी के जो एप्लीकेशन है, इससे आप कोई भी किसी को भी बुला सकते हो, इलेक्ट्रिशियन को बुला सकते हो, प्लम्बर को बुला सकते हो, आपके घर पे कामकाज करने गए, जैसे फॉर एग्जांपल दिवाली की साफ सफाई करनी है, तो दिवाली की साफ सफाई के लिए आप बंदे को बुला सकते हो, तो वो चीज। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन द सर्विस सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट, अदर देन द सर्विस सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट्स एक्सेट्रा लोकेटेड एट अ स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। अगर रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाई कर रहे हो, जैसे एग्जांपल के लिए जोमेटो हो गया, एग्जांपल के लिए स्विगी हो गया, इस पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, तो इस केस में ये लोग मेरे लिए क्या हो जाएंगे? ईसीओ हो जाएंगे। ओके, अभी ये कंपनी वाला जो केस था ओमनी बस के लिए, द टैक्स ऑन सर्विस बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एन ओमनी बस प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी थ्रू ईसीओ इज नॉट पेएबल बाय ईसीओ, इट विल बी पेएबल बाय होम कंपनी। वो कंपनी को ही भरना पड़ेगा, के लिए ईसीओ नहीं भरेगा। तो इसमें देखो क्या क्या चीजें आया। पहला आया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी वगैरह, मतलब इसमें मैंने आपको बताया ओला उबर वगैरह इसमें आएंगे। ओमनी बस वाला इसके अंदर आएगा, मगर कंपनी वाला नहीं आएगा, क्योंकि उस केस में कौन टैक्स भर रहा होगा? कंपनी टैक्स भर रहा होगा। बाय द वे हम लोग पढ़ रहे क्या है इस केसेस में? कौन टैक्स भर रहा है? ईसीओ। ओके, फिर होटल बुकिंग वगैरह के लिए जो वेबसाइट यूज होती है वो वेबसाइट टैक्स भरेगी। फिर ये एप्लीकेशंस जो आपके घर में प्लम्बर वगैरह केटरिंग वगैरह के लिए अगर कोई बंदा आता है तो उसके लिए कौन टैक्स भरेगा? ईसीओ टैक्स भरेगा। जैसे एग्जांपल में मैंने बोला अर्बन कंपनी, ठीक है। बट इसमें कौन कवर नहीं होगा? इसमें वो कवर नहीं होगा जो बंदा खुद क्या है? जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अगर मैं खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं और मैं अर्बन कंपनी पे रजिस्टर होता हूं तो अर्बन कंपनी विल नॉट पे द टैक्स, आई विल पे द टैक्स। नेक्स्ट इज व्हाट सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस, जोमेटो वगैरह के लिए बोला, ठीक है। और ईसीओ अगर पेएबल बाय हुम? कंपनी इटसेल्फ, इफ दे आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस ऑफ व्हाट? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय वे ऑफ व्हाट? ओमनी बस। अभी क्लियर? समझ में आया? Yes. विदाउट। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ वेरियस टर्म्स। अभी यहाँ पे वो रेडियो टैक्सी वगैरह का टर्म्स का मीनिंग दिया हुआ है। जैसे रेडियो टैक्सी, एज आई सेड, रेडियो टैक्सी एक ऐसी टैक्सी होती है जिसके अंदर क्या लगा होता है? जीपीआरएस सिस्टम लगा होता है, जिससे आप क्या कर सकते हो? उसको ट्रैक कर सकते हो। अभी मैक्सी कैब किसको बोलते हैं? तो कोई भी ऐसा कैब जिसके अंदर 6 से ज्यादा पैसेंजर बैठ रहे होंगे मगर 12 से कम थी। 6 से ज्यादा पैसेंजर मगर 12 से कम पैसेंजर हो गए, बट इसमें किसको कवर नहीं करने का? ड्राइवर वगैरह को कवर नहीं करने का। मोटर कैब क्या होता है? कोई भी ऐसा मोटर व्हीकल टू कैरी नॉट मोर देन 6 पैसेंजर्स। 6 से ज्यादा हुए, इधर देखो, 6 से ज्यादा मगर 12 से कम, तो उसको बोलते हैं मैक्सी कैब। 6 से कम हुए तो उसको बोलते हैं मोटर कैब। देन क्या है? मोटर कार मीन्स कोई भी ऐसा मोटर व्हीकल अदर देन अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ओमनी बस, रोड रोलर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और इनवैलिड कैरेज। ओमनी बस कौन होता है? ओमनी बस मतलब कोई भी ऐसा बस टू कैरी अ मोर देन 6 पैसेंजर एक्सक्लूडिंग दी व्हाट? ड्राइवर। समझ में आया? अच्छा, अभी ऊपर देखो, एक जगह पे ऐसा कुछ लिख के आया था। क्या लिखा है? इधर देखो, ये वाला पार्ट, इसमें एक वर्ड है, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन सर्विस सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट्स एक्सेट्रा लोकेटेड एट व्हाट? स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। अभी ये स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है वो नीचे लिखा हुआ है, बट उसके एक्सप्लेनेशन पे जाने के पहले इधर देखो, एग्जांपल समझो। ये ताज होटल, मुझे बताओ ताज होटल में मेन पर्पस क्या है?
हाँ, रूम्स। इधर मैं मेन काम के लिए किसके लिए जाऊंगा? रहने के लिए जाऊंगा। बट क्या मुझे ताज होटल में साथ साथ में रेस्टोरेंट मिलता है? हाँ, ताज होटल के अंदर 70 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स जिसमें आप जाके क्या कर सकते हो? खाना खा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे प्रीमाइसेस को बोलते हैं स्पेसिफाइड प्रीमाइस, जिसके अंदर आपको रूम की भी सर्विसेज है और रेस्टोरेंट की भी सर्विसेज है। बट आप हो सकता है कि खाली किस लिए जा रहे हो? खाने के लिए जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप में किसी का फैमिली का बर्थडे है तो आप लोग ताज के अंदर जाके खाना खा रहे हो, तो ताज वाला ये नहीं बोलेगा नहीं पहले हमारे इधर रूम लो तो हम आपको रेस्टोरेंट में एंट्री देंगे। नहीं नहीं नहीं, रूम लेने की कोई जरूरत नहीं है, रेस्टोरेंट में भी खाना खाना। ओके, तो देखो इधर क्या लिखा है वहां पे, स्पेसिफाइड प्रीमाइस वुड मीन द प्रीमाइस प्रोवाइडिंग अ होटल अकोमोडेशन। ऐसा कोई भी प्रीमाइस जो आपको क्या कर रहा है? होटल अकोमोडेशन दे रहा है। Having a declared tariff of any unit of accommodation above 7,500 per unit per day or equivalent। मतलब ऐसा कोई भी होटल जिसके अंदर रूम का भाड़ा 7,500 रुपए से ज्यादा होगा पर डे का। रूम का भाड़ा तो पर डे के हिसाब से ही होता है ना होटल में तो। ठीक है, तो ऐसी जगह पे अगर कोई प्रोवाइड किया तो वो चीजें ईसीओ के थ्रू अगर आपने बुक करी है, पर उस पर टैक्स कौन भरेगा? ईसीओ नहीं भरेगा, होटल ही भरेगा। उसकी सर्विस अलग से आ रही। समझ में आया क्या बोला? नेक्स्ट, कंपनी कौन होती है? तो वही कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट में क्या होगी? रजिस्टर्ड। समझ में आया? अब ये प्रोविजंस जो है वो खाली सप्लाई ऑफ किसके लिए एप्लीकेबल है? सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल। के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा तो ये गुड्स के लिए। ओके, देखो क्या बोला अभी, द टैक्स ऑन अबाउ सर्विसेज सप्लाइड थ्रू ईसीओ शैल बी पेड बाय व्हाट? ईसीओ। ऑल द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट सब कुछ उसको अप्लाई होगा। ECO may on the service notified by 95 including on restaurant service provided through ECO pay GST by furnishing the details in GSTR 3B reporting them on outward taxable supplies. In regard, following issues have been clarified. Number 1, ECO not to collect TCS in respect of restaurant services so notified. ऊपर जो रेस्टोरेंट सर्विस दी है जनरली क्या होता है? ECO क्या करता है पता है? अभी ये ECO अगर है, यहाँ पे कस्टमर है और यहाँ पे बिजनेस पर्सन जो बिजनेस दे रहा है, तो इसने इसकी सर्विस इधर रजिस्टर करी है। ये कस्टमर ने पैसा किसको दिया होगा? ईसीओ को दिया होगा। गवर्नमेंट क्या बोलती है? टीसीएस कलेक्ट करो। इसके पास से इस बंदे के पास क्या कलेक्ट करो और फिर इस बंदे को पैसा दो। तो ये जो टीसीएस कलेक्ट करने वाला पार्ट है ना, इसके लिए कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ईसीओ नॉट टू कलेक्ट टीसीएस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सर्विसेज? रेस्टोरेंट सर्विस। ऊपर जो रेस्टोरेंट सर्विस की बात करी थी उसके लिए ईसीओ को बोला है कि आप क्या नहीं कलेक्ट करोगे? टीसीएस कलेक्ट नहीं करोगे। ECO will no longer be required to collect the TCS and the form GSTR 8 in respect of restaurant service on which it pay tax in terms of section 95. Next, ECO is not required to take separate registration for paying tax on a restaurant services supplied through them. ECO को दूसरा कोई रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है, जो रजिस्ट्रेशन TCS के लिए है वही रजिस्ट्रेशन चल जाएगा। Next, ECO to pay tax on any restaurant services supplied through them. क्या लिखा है देखो, ECO will be liable to pay GST on any restaurant services supplied through them, including service supplied by an unregistered person. इस पर टैक्स तो कौन भरेगा? ECO ही भरेगा। Next, supply of restaurant service to be included in the aggregate turnover of persons supplying restaurant service through what? ECO। वो तो ऑब्वियस ही बात है ना बेटा, इधर तेरा रेस्टोरेंट अगर है और तेरा रेस्टोरेंट ECO पे रजिस्टर्ड है, ओके, जोमेटो पे अगर रजिस्टर्ड है, तो इधर धंधा किसका हो रहा है? ECO का कि तेरा? मतलब इधर 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 तुम्हारा रेस्टोरेंट है तो धंधा कौन कर रहा है? ECO कर रहा है कि होटल वाला कर रहा है? होटल वाला कर रहा है। ECO तो क्या है? खाली एक बीच मिडल मैन है वो तो ये रेस्टोरेंट का टर्नओवर माना जाएगा, इसलिए वो चीज लिख के दिया। सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस टू बी इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ पर्सन सप्लाइंग द रेस्टोरेंट सर्विस थ्रू ECO। समझा? It is clarified that aggregate turnover of persons supplying restaurant service through ECO shall be computed in accordance with the definition of section 26 and shall be included in the aggregate value
of supply made by the restaurant through ECO. Accordingly, for the threshold consideration or any other purpose in CGST, person providing restaurant service through ECO shall account for such service in his aggregate turnover. मतलब टर्नओवर किसका माना जाएगा? जो रेस्टोरेंट वाला बंदा है उसका माना जाएगा. नेक्स्ट, restaurant service provided through ECO not to be considered as a inward supply for ECO liable to what? RCM. वो ECO के लिए कोई भी इनवर्ड सप्लाई नहीं है जिसके ऊपर RCM में टैक्स लायबिलिटी आती हो, तो उसको मानने का नहीं, क्योंकि वो ECO का टर्नओवर है ही नहीं, वो टर्नओवर सामने वाले बंदे का है. नेक्स्ट, रिवर्सल ऑफ प्रोपोर्शनेट ITC ऑन इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिक्वायर्ड बाय ECO. अभी नॉट रिक्वायर्ड बाय ECO मतलब लेट अस से कोई ऐसी सर्विसेज ECO ले रहे बट वो सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ ये पर्सन, तो ECO बोलता है मैं इस पे ITC लेगा, और ये बंदा क्या बोलेगा? मैं इस पे ITC लेगा. इधर तो झगड़ा है. तो ITC एक्चुअली किसके लिए? रेस्टोरेंट के लिए. तो ECO को कहीं के लिए ITC देने का? तो इसके लिए वो क्लैरिफिकेशन. ECO provides their own service as an electronic commerce platform and as an intermediary for which it would acquire input or input service on which ECO avail input tax credit. ECO charge commission fees etc. for the service it provides. The ITC utilized by ECO for the payment of GST on services provided by ECO on its own account. Say to what? Restaurant. The situation in this regard remain unchanged even after the ECO is made liable to pay tax on restaurant service. ECO would be eligible to get ITC as before. Accordingly, it is clarified that ECO shall not be required to reverse the ITC on account of restaurant service on which it pay GST. मतलब खुद अगर किसी पे GST भर रहा होगा तो बात अलग है. In terms of section 9(5), it may also be noted that on a restaurant service, ECO shall pay the entire GST liability in cash. No ITC could be utilized for the payment of GST on restaurant supplied through ECO. Okay. तो उसने जो भी टैक्स वगैरह कलेक्ट किया होगा वो टैक्स वो कैसे पे करेगा? कैश में पे करेगा. उसके लिए कोई भी ITC यूटिलाइज नहीं करने. 7th, GST to be paid by supplier on the services not notified under section 9(5) CGST Act but supplied through what? ECO. In respect of supplies not notified under section 9(5) but supplied through ECO, the liability to pay GST continues on such supplier and the ECO shall continue to deposit TCS on such supply. मतलब क्या कि अभी मैं कोई ऐसी सर्विसेज दे रहा हूं, मैं कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं जो सर्विसेज ECO के लिए लायबल नहीं है. ओके, अभी हमने इधर 6-7 चीजें पढ़ी ना. 6-7 चीज में से किधर भी ऐसा आया क्या कि अगर आप कोई टैक्स फाइलिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर वगैरह यूज कर रहे हो या तो आप टैक्स फाइलिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर पे रजिस्टर हो रहे हो तो वो सर्विसेज ECO के लिए लायबल ऐसा लिख के आया? नहीं आया. बट मान लो हम लोग इधर एक वेबसाइट चलाते, ओके, और इधर मान लो हम लोग ने CA हब करके एक वेबसाइट शुरू किया और हमने बोला कि जितने भी अकाउंटेंट लोग हैं वो अकाउंटेंट लोग इस पे रजिस्टर हो सकते हैं और जिनको ITR भरवाने का है वो हमारे इधर रजिस्टर हो सकते हैं. और यहां से ये अकाउंटेंट क्या देगा? ITR भरवाने की सर्विस देगा. अभी इस केस में ये कौन हो गया? ECO हो गया. अभी क्या इसकी सर्विसेज वो 5 नाम में दिखी तुमको? नहीं. वो 5 नाम में कौन दिखा? वही वो ओला उबर जैसे लोग ही दिखे, बाकी तो कोई दिखा नहीं है. तो मतलब ये सर्विसेज के ऊपर ECO GST भरेगा या नहीं भरेगा? नहीं भरेगा. इसका मतलब ECO इसके ऊपर क्या कलेक्ट करेगा? TCS. क्या कलेक्ट करेगा? TCS. रीड द सेंटेंस, क्या लिखा है? इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई नॉट नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9(5) बट सप्लाइड थ्रू ECO, the liability to pay GST continues on such supplier. जो सप्लायर है वो लायबिलिटी भरेगा. मतलब मेरे केस में वो जो कोई तो कस्टमर अकाउंटेंट था वो लायबिलिटी भरेगा. इधर हमारे एग्जांपल के हिसाब से अकाउंटेंट. एंड ECO मतलब मेरे केस में CA हब वेबसाइट, CA hub shall continue to deposit the TCS on such. Clear? Next, ECO to raise invoice in respect of restaurant services supplied through ECO. जैसे फॉर एग्जांपल आप जोमेटो वगैरह पे ऑर्डर करते हो तो उसका जो इनवॉइस आता है वो रेस्टोरेंट के नाम का होता है कि जोमेटो के नाम का होता है? कभी देखा भी है क्या? उन्होंने तो हावड़ागिरी करके खा लिया ऐसे. तो जोमेटो के नाम का इनवॉइस है क्योंकि GST वगैरह कौन कलेक्ट कर रहा है? जोमेटो कलेक्ट.
Okay, so the invoice in respect of restaurant service supplied through ECO under section 95 will be issued by what? ECO. Okay, next. Billing in case of restaurant service and goods or services other than restaurant service being sold by a restaurant to a customer under the same order. अभी under the same order का मतलब क्या हुआ? अभी इसका एग्जाम्पल समझो. लेट अस से हमारा रेस्टोरेंट भी है और हमारा एक जनरल स्टोर भी है. ओके, आप कस्टमर हो, ये स्विगी है. अब स्विगी का एक एप्लीकेशन है इंस्टामार्ट. पता है किसी को? नहीं पता है? फिर आप अलग जिंदगी में जी रहे हो. इंस्टामार्ट करके एक एप्लीकेशन है. ये इंस्टामार्ट एप्लीकेशन का यूज क्या होता है पता है किसी को? ये क्या काम करता है इंस्टामार्ट? हाँ, ये ग्रोसरी वगैरह डिलीवर करने का काम करता है. अभी आपने क्या किया, आप कस्टमर हो. कस्टमर ने ना स्विगी पे एक ऑर्डर प्लेस किया. एक ऑर्डर ऐसा प्लेस किया छोले भटूरे, और दूसरा ऑर्डर ऐसा प्लेस किया टाइड का 6 kg का पैकेट. अभी छोले भटूरे ऐसा चीज है जो होटल वाला है, मतलब मेरे रेस्टोरेंट से आएगा. अभी ये टाइड का 6 kg का पैकेट ऐसा है जो जनरल स्टोर से आएगा. अब ईसीओ को जो टैक्स भरने का है वो लायबल इस चीज के लिए, छोले भटूरे के लिए, इसके लिए थोड़ी ना. तो इसलिए देखो, इंग्लिश पहले पढ़ो. बिलिंग इन केस ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस एंड गुड्स और सर्विस अदर देन द रेस्टोरेंट सर्विस, मतलब छोले भटूरे नहीं, मेरा टाइड का 6 kg का पैकेट बीइंग सोल्ड बाय अ होम रेस्टोरेंट टू अ कस्टमर अंडर द सेम ऑर्डर. मतलब एक ही ऑर्डर में है ना वो. ये समझ रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, क्या बात कर रहे हैं? ओके, तो अभी इसमें बिल वगैरह कैसे इशू होएगा? क्योंकि इस केस में तो फिर ईसीओ भी कुछ बिल इशू करने वाला है. जो हम लोग ने छोले भटूरे ऑर्डर किया है उसका बिल कौन इशू करने वाला है? ईसीओ इशू करने वाला है. तो अभी उस केस में करेंगे क्या? तो देखो इधर क्या लिखा है. देयर कैन बी अ सिचुएशन where the restaurant service and goods or service other than the restaurant service are sold by a restaurant to a customer under the same order. The question arises as to who shall be liable for raising the invoice. Invoice कौन raise करेगा? Okay. Considering the liability to pay GST on the supply other than restaurant service through the ECO and other compliances under the CGST Act, including the issuance of the invoice to customer, continues to lie with the respective buyer. का इनवॉइस किसके नाम से आएगा? दुकान वाले के नाम से, ना कि ईसीओ के नाम से. तो अभी ईसीओ भर रहा है इस पे टैक्स या नहीं भर रहा है? मतलब ईसीओ अगर टैक्स नहीं भरेगा तो ईसीओ क्या करेगा? ईसीएस कलेक्ट करेगा. ईसीओ क्या करेगा? ईसीएस कलेक्ट करेगा. अभी हमने पढ़ा था ना कि अदर देन जो भी ईसीओ पे टैक्स लायबिलिटी नहीं है वो सर्विसेज अगर ईसीओ के थ्रू प्रोवाइड करी गई तो फिर उसके ऊपर ईसीओ टैक्स तो नहीं भर रहा है, तो ईसीओ क्या करेगा? ईसीएस कलेक्ट करेगा. ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है. एंड द ईसीओ बीइंग लायबल ओनली टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन सच सप्लाईज. It is advisable that ECO raise the separate bill on a restaurant service in such cases where the ECO provides other supplies to a customer under the same order. समझ में आया बेटा? अब देखो, person liable to pay GST for the above specified services when supplied through what? ECO. ECO is located in a taxable territory. Person liable to pay tax is what? ECO. ECO does not have a physical presence in the taxable territory. Person liable to pay tax in the person representing the ECO. याद है ना, कल ही बोला था. Next, if the ECO neither has a physical presence or any representative, तो क्या करना पड़ेगा? उसको इधर एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा. I hope it is clear. हाँ. अभी क्लासिफिकेशन अंडर जीएसटी. ये क्लासिफिकेशन अंडर जीएसटी क्या होता है? इधर मान लो एक इनवॉइस बनेगा.
अभी इनवॉइस में लेट अस से फॉर एग्जांपल एक इनवॉइस बन रहा है। अब इस इनवॉइस में 3-4 चीजें लिखी है। एक आपने खरीदा शर्ट, ठीक है, एक आपने खरीदा 6 किलो टाइड का पैकेट, एक आपने खरीदा ब्रिटानिया, और एक आपने खरीदा पायजामा, ठीक है। ये सब पे एक ही जीएसटी रेट होगा, बराबर। अभी सुनो, तुम्हारे लिए ये शर्ट है, तुम्हारे लिए ये टाइड है, बोलने के लिए तुम क्या बोलोगे? टाइड। बोलने के लिए तुम क्या बोलोगे? शर्ट। बोलने के लिए तुम क्या बोलोगे? बिस्कुट। बोलने के लिए तुम क्या बोलोगे? पायजामा। बट ये चीजें सिस्टम कैसे समझता है? सिस्टम को कैसे बताने का कि ये चीज है? तो उसके लिए सिस्टम इसको अलग अलग वे में क्या करता है? क्लासिफिकेशन। और वो जो क्लासिफिकेशन करेगा वो उसके नाम के बेस पे नहीं करेगा, वो उसके नंबर के बेस पे करेगा। इसको बोला जाता है HSN कोड। अभी तक अगर आपने कोई परचेस वगैरह किया होगा, गलती से उसका बिल अगर घर पे रखा हो तो उस बिल में देखो HSN कोड लिखा होगा। HSN का मतलब होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब ये आया किधर से? ये आया कस्टम टैरिफ से। कहां से आया ये? कस्टम टैरिफ से आया। तब कस्टम एक्ट में जो कस्टम टैरिफ एक्ट दिया हुआ है उसके अंदर जो लिस्ट दी है उस लिस्ट को इधर कॉपी पेस्ट किया और थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट जीएसटी। तो ये कोड जिससे पता चलता है कि हमारा ये गुड्स या तो हमारी ये सर्विस कौन से हेड में जाएगी, सो दैट इसके ऊपर क्या जीएसटी रेट लगेगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो क्या हो सकता है? प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे? मेरे को मालूम है इसके ऊपर 5% टैक्स है, बट आपको थोड़ी मालूम है। यू आर द कस्टमर, यू डोंट नो अबाउट इट। तो मैंने आपके पास से 18% जीएसटी ले लिया और मैंने गवर्नमेंट को तो 5% ही भर, बाकी का मेरे जेब में चला गया वो। अभी तुम तो कस्टमर हो, तुम इतना कुछ ध्यान दोगे नहीं, तुमको तो क्या आईटीसी वाईटीसी कुछ मिलने वाला है नहीं, ठीक है। तो आपने चुपचाप मेरे को टैक्स भर दिया, बट मेरे यहां से तो चोरी हुई कि नहीं हुई। तो अभी इसको अगर चेक करने के, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं दुकान वाला बंदा हूं, मैंने आपको बिल दिया, तो आप उस बिल पे देखोगे HSN कोड क्या है, और जीएसटी की वेबसाइट पे जाओ कि ये HSN कोड जो है इसके ऊपर टैक्स रेट क्या है। अब इसका टैक्स रेट जीएसटी की वेबसाइट पे दिख रहा है, भैया इस पे तो 18% जीएसटी लगना चाहिए, और सामने वाले बंदे ने लगाया 28%, तो उसका गला पकड़ सकते हो कि? इस वजह से हमने HSN कोड। पहले जब वैट वगैरह की सिस्टम थी तो ऐसा कुछ नहीं, अभी ये सिस्टम के अंदर आप ऐसा आइडेंटिफिकेशन लगा सकते। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन है। अभी वो क्लासिफिकेशन कैसे होता है? तो वो कुछ इस तरीके से होता है। पहले सेक्शन, फिर चैप्टर, फिर हेडिंग, फिर सब हेडिंग, और फिर टैरिफ आइटम। एज आई सेड, हमने ये कहां से उठाया है? तो हमने ये उठाया कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 से। बेस्ड ऑन व्हाट? HSN। HSN का फुल फॉर्म क्या है? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ओके, ये हमने भी उठाया किधर से? तो वर्ल्ड कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पज ऑफ क्लासिफाइंग द गुड्स अक्रॉस द वर्ल्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। It is about what? 5,000 commodity groups, each identified by a what? 6-digit code. बट हमारे हिसाब से इंडिया में 6 डिजिट नहीं है, हम लोग 8 डिजिट का कोड यूज करते। ओके ना, अभी इसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स है, वो रूल्स वगैरह देखने की जरूरत नहीं। इधर देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस अगर है तो scheme of classification of service has been devised under GST. It is a modified version of United Nations Central Product Classification. Under this scheme, the service of various descriptions have been classified under various sections, headings, and groups. Chapter 99 has been assigned for the services. This chapter follows the section. Section 5 construction services का है।
सेक्शन 6 डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड सर्विसेज, अकोमोडेशन, फूड बेवरेज, ट्रांसपोर्टेशन का है। सेक्शन 7, 8, 9 ऐसा है। एग्जाम के लिए ये सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। Each section is divided into various headings which are further divided into what groups and made in the form of what tariff item और service code। ऐसे करके हमने उसको कोड बना के दिया है। तो हायरार्की क्या है? ऐसी हायरार्की है। पहले क्या आएगा? चैप्टर, चैप्टर में क्या आएगा? सेक्शन, सेक्शन में हेडिंग, हेडिंग में ग्रुप और बाद में आएगा क्या? टैरिफ कोड। जीएसटी रेट प्रिस्क्राइब फॉर वेरियस गुड्स, गुड्स के लिए क्या 0.125, 1.5, 2.5, 6, 9, 14 ऐसे सब रेट्स प्रिस्क्राइब्ड है। वेरियस सर्विसेज के लिए 0.75, 2.5, 3.75, 6%, 9%, 14% ऐसे सब सर्विस है। फॉर सर्टेन स्पेसिफाइड सर्विस नील रेट ऑफ टैक्स हैज बीन नोटिफाइड। इधर अभी क्या लिखा है? सर्विसेज ऑफ अ गैम्बलिंग service by way of admission to casinos or a race club or any place having a casinos or a race club or a sporting events like IPL. Services provided by a race club by way of totalisator or a license to a bookmaker in such club gambling attract the highest rate of what? 28%। के ऊपर 28% जीएसटी। ये सब एकदम प्राइम चीज है ना भाई। नेक्स्ट, a number of services are subject to lower rate of क्या? 5%। For instance, GTA services is taxed at the rate of what? 5%, subject to condition the credit। कल पढ़ा था ना GTA में वो चीज। ओके, नेक्स्ट, सर्विसेज नॉट कवर्ड अंडर एनी ऑफ द स्पेसिफाइड रेट विल बी कवर्ड एज व्हाट? 18%। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई सीए की ऑफिस में जाते हो तो सीए की सर्विस लेते हो तो वो सीए की सर्विस के ऊपर जीएसटी कितना लगेगा? 18% जीएसटी लगेगा। In following paras, applicability of GST in the real estate sector has been briefly discussed. It is very important ना? ये MCQ में पूछ सकते हो। ठीक है, अब सुनो, मैं बिल्डर हूं। ठीक है, लेट अस से रुस्तम जी। ये बिल्डर है रुस्तम जी। अब रुस्तम जी क्या करता है? फ्लैट बनाता है और फ्लैट को क्या करता है? बेचता है। अब आपको याद है फ्लैट के टाइम पे ऐसा बोला था ओसी आया होगा या ओसी नहीं आया होगा वो चेक करना पड़ेगा। अगर ओसी आया होगा और कंसिडरेशन इसके बाद आया है तो इसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। बट ओसी नहीं आया और आपने इसको बुक करवा दिया तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा। अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि ये जीएसटी कितना लगेगा, ताकि आप भी कभी घर लेने जाओ या कोई बाजू वाला कोई घर लेने जा रहा है तो वो बंदे को पूछो कि भाई तेरे को जीएसटी कितना लगा है तो तुम एडवाइस दे सको। अब इसमें दो कैटेगरी के लोग हैं। एक, या तो आपके घर की कीमत 45 लाख रुपए से कम है और या तो 45 लाख से कम, उसको अफोर्डेबल हाउस बोलते हैं। ठीक है, देखो इधर क्या लिखा है। अफोर्डेबल हाउसेस जिसका एरिया रहेगा 60 स्क्वायर मीटर इन मेट्रो एंड 90 स्क्वायर मीटर इन अ नॉन मेट्रो और जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 45। तीन चीजें याद रखनी, 60 स्क्वायर मीटर मेट्रो में, 90 स्क्वायर मीटर नॉन मेट्रो और जिसकी कीमत 45 लाख तक रहेगी तो उस पे जीएसटी रहेगा 1%। 1% जीएसटी जो भी बिल्डर लगाएगा उसको क्या नहीं मिलेगा? आईटीसी नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब जीएसटी का रेट आपके फ्लैट पे कितना लगेगा? 1%, प्रोवाइडेड क्या क्या चीजें कंडीशन होनी चाहिए? 60 स्क्वायर मीटर का एरिया या तो 90 स्क्वायर मीटर का एरिया प्लस उसकी वैल्यू जो है घर की वो कितनी होनी चाहिए? 45 लाख से कमती होना चाहिए, या तो 45 लाख भी चलेगा। इसके अलावा जो भी घर आए वो नॉन अफोर्डेबल हो गए। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल दी हाउसेस अदर देन अफोर्डेबल हाउसेस, अदर देन व्हाट? अफोर्डेबल हाउसेस, तो उसके ऊपर कितना लगेगा? 5%। कितना लगेगा? 5%। और 5% में भी क्या लिखा है? विदाउट आईटीसी। अच्छा, अभी इधर एक वर्ड पे ध्यान देना। इधर क्या लिखा है? हाउसेस।
अफोर्डेबल के वो नहीं, देखो हाउसेस, मतलब अगर आपने 60 स्क्वायर मीटर या 90 स्क्वायर मीटर का, 60 स्क्वायर मीटर मेट्रो, 90 स्क्वायर मीटर नॉन मेट्रो, ओके, या तो इससे कम थी, अगर किसी ने शॉप खरीदा हो तो वो हाउस में आता है क्या? नहीं, वो कमर्शियल में। इसलिए इधर जो रेट लगेगा वो क्या लगेगा? 5%। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एंड कमर्शियल अपार्टमेंट सच एज शॉप, ऑफिस एक्सेट्रा इन अ रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट in which the carpet area of the commercial apartment is not more than 15% of the total carpet area of all the apartment। अब मेरा टोटल कारपेट एरिया 1000 स्क्वायर मीटर का है, उसका 15%, मतलब 150 स्क्वायर मीटर से ज्यादा मेरा प्रॉपर्टी कमर्शियल नहीं होना चाहिए। इसमें पूछ रहे, शॉप में पूछ रहे। हाँ, मेट्रो में, नॉन मेट्रो में, तो वो इधर आ जाए 5%। कंडीशन अबाउट टैक्स रेट्स शैल बी अवेलेबल सब्जेक्ट टू दी व्हाट फॉलोइंग कंडीशंस। अभी क्या कंडीशंस है वो देखो। आईटीसी शैल नॉट बी अवेलेबल, पहला आईटीसी नहीं मिलेगा तेरे को। अरे ये लोग भी तो खरीदते रहेंगे ना, बिल्डिंग बनाने के, ऐसे थोड़ी बिल्डिंग, हवा में थोड़ी बिल्डिंग बनता है। सीमेंट चाहिए, सैंड चाहिए, रॉड्स चाहिए, सब कुछ चाहिए ना उन लोग को। तो वो लोग जो कुछ भी खरीद रहे होगे उसके ऊपर तुमको क्या नहीं मिलेगा? आईटीसी नहीं मिलेगा। दूसरा, 80% ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेस, ब्रैकेट बाद में पढ़ना, 80% of inputs and input services used in supplying the service shall be purchased from what? ये भी रेस्ट्रिक्शन डाल दिया क्या? अगर तेरे को धंधा करने का है, धंधा करने के लिए तो जो भी चीज यूज कर रहा होगा वो सब भी तेरे को किधर से लाने का? रजिस्टर्ड पर्सन के पास से लाने का। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास से लाया तो नहीं मिलेगा बॉस। नेक्स्ट, against the upfront payment in the form of premium, salami, development charges, FSI, इलेक्ट्रिसिटी, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, ये सारी जो चीजें रहेगी वो चीजें, उसके लिए आपको जिधर से भी लाया होगा आपने, क्या, अदर देन द सर्विस बाय वे ऑफ व्हाट? ग्रांट ऑफ डेवलपमेंट राइट, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड वगैरह, क्योंकि इसके ऊपर जनरली जीएसटी जो है वो 18% लगता है, या तो ये एग्जेम्प्ट है, वो जब भी एग्जेम्पशन का चैप्टर आएगा तब भी उसमें देखेंगे। बाकी के जितने भी इनपुट सर्विसेज है उन सर्विसेज के ऊपर 80% आपको किधर से लाने पड़ेंगे? रजिस्टर्ड पर्सन। अभी आप बोलते हो कि मैंने 50 लाख रुपए की इनपुट सर्विसेज यूज करी है, तो 50 लाख का 80% 40 लाख रुपया एज पर कंडीशन तुमको ये कहां से लाना चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन से लाना चाहिए। बट अभी मार्केट में ही इतने 40 लाख के रजिस्टर्ड पर्सन अवेलेबल नहीं है, तो मेरे को 40 लाख में से जबरदस्ती, मेरी इच्छा नहीं है फिर भी मेरे को जबरदस्ती 15 लाख की सर्विसेज उन लोगों से लानी पड़ी जो क्या है? अनरजिस्टर्ड है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? चल ठीक है, चल मान लिया, चल 15 लाख तू बोल रहा है ना, मार्केट में 40 लाख वाले रजिस्टर्ड नहीं है, मान लिया, चल तो ये 15 लाख रुपया तूने किधर से लाया? अभी मेरे को बताओ, मैंने 9 सबसेक्शन 3 पढ़ाया था कि नहीं? 9(4) पढ़ाया कि नहीं? उसमें क्या पढ़ा था कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से लाता है और आप रजिस्टर्ड पर्सन, तो आपको टैक्स किस पे भरना पड़ेगा? वही चीज इधर लिखा है। However, if the value of input and input service purchased from registered supplier is what? इधर देखो, बाद में जो भी मार्किंग करना बाद में करो, less than what? 80%, तो promoter has to pay GST on what? Reverse charge basis under section 9(4) at the rate of कितना? 18% on all such inward supplies to the extent short of what? 80%। नहीं समझा? मतलब ये जो 15 लाख रुपया है इस पे मेरे को कितना भरने का? 18% जीएसटी भरने का। कौन से पे? आरसीएम पे। लगाए
नेक्स्ट, वेयर द सीमेंट इज रिसीव फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये तो इनपुट सर्विसेज वगैरह का बात हुआ ना भाई। सीमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है कि नहीं? सीमेंट के बिना बिल्डिंग बनेगा क्या? हवा में बनाएगा? फूक मार के बनाएगा? हाँ, प्लास्टिक का बनाएगा कि वो किट का बनाएगा 52 पत्ते का? Cement is received from an unregistered person. The promoter shall pay the tax on supply of such cement on reverse charge basis at the applicable rate of कितना? एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना। अगर एग्जाम में इनपुट सर्विस वाला पार्ट आया बट वो सीमेंट नहीं है तो 18% पे आरसीएम, और सीमेंट है तो 28% पे आरसीएम। समझ में आया? तो देखो देखो इधर 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 अपन ने क्या पढ़ा कि अगर बिल्डर है या तो डेवलपर है तो उसको फ्लैट पे जीएसटी कैसा भरने का? 1% या तो 5%। इसमें इसको क्या नहीं मिलेगा? आईटीसी नहीं मिलेगा। इसमें क्या कवर होता है? कोई भी ऐसा घर जो 60 स्क्वायर मीटर है या तो 90 स्क्वायर मीटर है और जिसकी कीमत 45 लाख रुपए से कमती है, और ये 5% वाले के अंदर इसके अलावा जो कोई भी आया वो सब आ जाएगा। कमर्शियल फमर्शियल जो कुछ भी आया वो आ जाएगा, बराबर। आईटीसी नहीं मिलेगा, वो बात बराबर है, पर इसके लिए कंडीशन भी क्या है कि तुम्हारा 80% किधर से आना चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन से आना चाहिए। और अगर ये लेस देन 80% है तो जितना भी शॉर्ट है उस शॉर्ट पे तुमको क्या भरने का? आरसीएम। आरसीएम में दो चीजें देखने का कि सीमेंट है कि अदर चीज है। सीमेंट है तो 28% और अदर है तो 18%। पॉइंट खत्म। पढ़ लगा है? yes, आगे बढ़ू। ये समझता तो है ना मैं जो पढ़ाता है वो? ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या लिखा है? मोर ओवर जीएसटी ऑन कैपिटल गुड शैल बी पेड बाय प्रोमोटर ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस अंडर सेक्शन 94 सीजीएसटी एक्ट एट द एप्लीकेबल रेट्स। कैपिटल गुड्स मतलब जो असेट्स वगैरह यूज करते रहे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी बिल्डिंग में डिगिंग वगैरह करने के लिए मैंने जेसीबी वगैरह खरीदा, कोई मशीनरी खरीदा, तो वो सब मेरा क्या हो गया? कैपिटल गुड्स हो गया। तो उस पे जो रेट बताया होगा वो रेट के हिसाब से जाने का। ओके, आगे बढ़ो। ये हो गया तुम्हारा कौन सा चीज? बिल्डर्स वाला। ओके, क्लासिफिकेशन हुआ, बिल्डर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ऑपरेटर हुआ। आज बहुत सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है। अभी ये लास्ट चीज है, रेंट पे लिया तो नॉर्मल, तो रेंट वाला जो भी वो टैक्स लेगा वो। सांस लो। देखो इधर 1% जब भी जीएसटी में क्या होता है? रजिस्टर होता है ना, रजिस्टर, तो उसको है ना बहुत सारा हाँ, 1% जब भी जीएसटी में रजिस्टर होता है ना तो उसको बहुत सारा कंप्लायंस करना पड़ता है। अभी कंप्लायंस के तौर पे क्या है कि कुछ कंप्लायंस ऐसे है, जैसे एग्जांपल उसको रिटर्न्स 12 महीने के 12 रिटर्न भरने के। अभी रिटर्न्स के अंदर दो टाइप के रिटर्न्स होते हैं, एक होता है GSTR1 और दूसरा होता है GSTR3B। अभी फिलहाल तुमको कुछ पता नहीं R1 क्या होता है, 3B क्या होता है, ठीक है। जो मैं बोलूँ वही कटु सत्य है। हाँ बोलो, खत्म। फिर इसको 12 बार पेमेंट करना पड़ता है। फिर इसको आईटीसी का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। अभी इसमें अगर कोई आईटीसी गलती से अगर आपने आईटीसी क्या ले लिया? रॉन्ग, तो उस रॉन्ग के लिए आईटीसी को वापस से क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। और रिवर्स फुकट में नहीं होएगा, इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, बराबर। तो ये सब चीजें अगर मेरे को करने की है, मेरे को बताओ, ये सब चीजें मेरे को ऐसे ही हो जाएगी? मतलब मैं खुद से बिजनेस भी करूं, ये सब चीजें भी करूं, हो जाएगा? नहीं होएगा। मतलब मेरे को एक अकाउंटेंट या तो फिर सीए अपॉइंट करना ही पड़ेगा।
अकाउंटेंट रहेगा तो परमानेंटली मेरे इधर रहेगा, सीए रहेगा तो भाई उसके ऑफिस में जाके मेरे को सब डेटा देना पड़ेगा, चीज़ करनी पड़ेगी। ये दोनों जन फोकट में आएंगे, तेरे ससुराल वाले लगते हैं नहीं ना? अरे हाँ है ना? तो अगर ये लोग फोकट में नहीं आने वाले हैं और इतना सब मेरे को कंप्लायंस करना है, ठीक है, तो मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा अरे भाई मेरा तो छोटा सा है ना किराने का दुकान है, अभी इसके लिए मैं ये सब कंप्लायंस करते बैठू क्या? तो गवर्नमेंट बोलती है तेरी तकलीफ क्या है? बोला मेरे को ये सब कंप्लायंस से छुटकारा मांगता है, आप मेरे लिए कुछ ऐसा बनाओ कि मेरे को ये कंप्लायंस। गवर्नमेंट ने बोला तथास्तु, तथास्तु मतलब बन गया। सेक्शन नंबर 10 आया पिक्चर में, इसको बोला जाता है कंपोजिशन स्कीम। क्या बोला जाता है? कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम, ये कंपोजिशन स्कीम दो लोगों के लिए बनाई गई। एक वो लोग जो गुड्स में डील करते हैं और एक वो लोग जो सर्विस में डील करते हैं। मोटा मोटी पूरा स्कीम सुन लो पहले, क्योंकि मैं पूरा स्कीम पहले बता दूंगा आपको, फिर उसके बाद अंदर डीप ड्राइव करेंगे जो भी करना है। गुड्स वालों के लिए जो स्कीम बनाई गई, उस गुड्स वालों को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किए। एक को बोला है मैन्युफैक्चरर हो आप, दूसरे को बोला है ट्रेडर हो आप, और तीसरे को बोला है आप रेस्टोरेंट वाले हो। रेस्टोरेंट बोल रहा हूं, होटल नहीं। होटल मतलब बिल्डिंग वो तो खड़ी होती है, वो रेस्टोरेंट बोल रहा हूं। एक को बोला तुम मैन्युफैक्चरर, एक को बोला तुम ट्रेडर, दूसरे को बोला तुम रेस्टोरेंट। और इनके अलावा जो भी आए वो कौन? सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अगर आपको कंपोजिशन स्कीम लेनी है तो आपका पिछले साल का टर्नओवर, अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर है 24-25, मतलब मैं देखूंगा टर्नओवर कौन से साल का, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का कितना होना चाहिए? 1.5 करोड़ रुपए तक होना चाहिए। 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम आपको ये स्कीम दे देंगे। ये स्कीम का फायदा क्या होगा? अगर आप मैन्युफैक्चरर हो आपको 1% टैक्स भरने का, आप ट्रेडर हो आपको भी 1% टैक्स भरने का, अगर आप रेस्टोरेंट वाले हो आपको 5% टैक्स भरने का। किसी के भी ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब ये 1%, 1%, 5% सब कुछ जो भी जाएगा वो तेरे जेब से जाएगा, क्योंकि आईटीसी तो मिलेगा नहीं ना, कुछ सेट ऑफ करने नहीं मिलेगा। दूसरा, ये ट्रेडर मैन्युफैक्चरर वाले जो है सुन रहे हैं, तुम लोग को ना बिजनेस करने के लिए बहुत ऐसा होएगा, मैं स्टेट के बाहर जाता हूँ बिजनेस करता हूँ। स्टेट के बाहर नहीं जाने का मतलब तुम क्या नहीं कर सकते, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, समझ में आया? अब इनिशियली जब ये स्कीम आया तो ये गुड्स के लिए ही था। तो सर्विस वाले, जैसे समझो मैं सीईओ हूं तो मैंने बोला भाई मैंने क्या गलती किया, भाई मेरे को भी ऐसा स्कीम दो, था उनको भी दिया। पिछले साल का टर्नओवर 50 लाख रुपए था, 6% टैक्स भरो, मजे करो, एटीसी नहीं मिलेगा, इंटर स्टेट नहीं। समझा? समझ में आया? ये उसका मोटा मोटी स्कीम। ठीक है, अब ये गुड्स वाले ये गुड्स वाले लोगों में कोई गुड्स वाले ऐसा है, मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, ट्रेडर भी हो सकता है। रेस्टोरेंट वाले को तो ठीक है, वो तो बोल दिया, मैं अभी फिलहाल में इसकी बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ने बोला तेरे को खाली गुड्स ही देने का। ये गुड्स वाला बंदा बोलता है अरे पर हमारे सिस्टम ही ऐसा है कि गुड्स के साथ थोड़ा थोड़ा सर्विस देना पड़ता है। एग्जाम्पल, टीवी बेचूंगा तो टीवी के साथ मेरे को वारंटी देना ही पड़ेगा। वारंटी थोड़ी गुड्स होता है, वारंटी सर्विस होता है। वॉशिंग मशीन बेचेगा, मोबाइल बेचेगा, ईयरफोन बेचेगा तो मेरे को उसका वारंटी देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट बोलती है वारंटी इंपॉर्टेंट है। बोला हाँ इंपॉर्टेंट है। हाँ तो सुन, इस साल सर्विस दे सकेगा कितना, मगर 5% ऑफ पिछले साल का टर्नओवर और 5 लाख सर्विस, 10%, सॉरी
सॉरी 10% ऑफ टर्नओवर और 5 lakhs दे दो, इतना ही, इससे ज्यादा सर्विस तुम नहीं दे पाओगे। ये है आपका कंपोजिशन। अब इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ चीजें वो देखते हैं क्या क्या चीजें। ठीक है, मैंने सिर्फ ओवरव्यू बताया आपको, मैंने ड्रॉन व्यू बताया कि भाई ऐसा होता है। अभी देखते हैं, अंदर डीप डाइव करते हैं। ओवरव्यू ऑफ द स्कीम वही चीज है, ये वॉलेंटरी और ऑप्शनल स्कीम है। कंपोजिशन लेवी बनाया इन्होंने, और ये जो कुछ भी बनाया वो 10(1) और 10(2) के अंदर बनाया। अभी आपको ऑप्शन क्या दिया है, 1% टैक्स भरने का ऑप्शन दिया। टर्नओवर रेस्टोरेंट सर्विस को कितना दिया हुआ है, 5% भरने का दिया है। पर कौन रहेगा, तो जिसका पिछले साल का टर्नओवर कितना रहेगा, 1.5 करोड़ रुपया रहेगा। ओके, बट ये जो प्रोविजन है ये उसको अप्लाई नहीं होगा जो एक्सक्लूसिवली क्या कर रहा है, सप्लाई ऑफ क्या कर रहा है, सर्विस। मगर कौन सा, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस कंपोजिशन स्कीम। तो मतलब ये लोग किधर जाएंगे, ये टेलर किधर जाएगा, ये बार्बर किधर जाएगा, तो ये लोग ने आवाज उठाई हम किधर जाए, तो शांति रखो, तुम्हारे लिए भी स्कीम है। तुम्हारे लिए क्या स्कीम है, अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर कितना है, 50 लाख रुपए तक है, तो हम आपको स्कीम देते हैं। कितना % टैक्स भरने का, 6%। अच्छा, इधर 1%, 5% जो कुछ भी आ रहा है ये टोटल रेट है। अगर इसमें से कोई बोलेगा CGST कितना, तो 0.5, इसमें से कोई बोलेगा तो ये देखो ब्रैकेट में लिखा है CGST, SGST, UTP, बराबर, समझ में आया। अब करना क्या, अब मुझे बताओ, आप सामने वाले बंदे से टैक्स कलेक्ट करने वाले हो या फिर खुद ही भरोगे। मैंने क्या बोला था अभी इधर, ये 1% वगैरह जो है मेरे को भरने का है कि सामने वाले से मैं वसूल करूं, ये जेब से भरने, ये सामने वाले बंदे से वसूल नहीं करने। नॉर्मली मैं आपसे टैक्स लेके भरता हूं ना, पर ये कंपोजिशन स्कीम दिया है इसके लिए, क्योंकि तेरे को वो सब चोचले नहीं चाहिए थे। कौन से चोचले, ऐसा रिटर्न नहीं भरने का है, इतना ITC का रिकॉर्ड वगैरह नहीं रखने का है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला सुन, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू व्हाट, रेज एनी टैक्स इनवॉइस। तो जहां पे टैक्स इनवॉइस नहीं आता वहां पे आता है बॉस बिल ऑफ, यहाँ पे टैक्स इनवॉइस नहीं आता, वहां पे क्या आएगा, बिल ऑफ सप्लाई, वेयर इन नो टैक्स विल बी चार्ज फ्रॉम दी व्हाट, रिसिपिएंट। बराबर, तो सुनो, गुड्स वाले, सर्विस वाले, तुम्हारा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर कितना चाहिए, 1.5 CR से कम। तुम्हारा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर कितना चाहिए, 50 लाख से। इसमें कितनी कैटेगरी है, मैन्युफैक्चर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट। मैन्युफैक्चर कितना %, ये कितना %, ये कितना %, 6%। दूसरा इधर कितना, हाँ सर्विस वाले को कितना, 6%। ठीक है, इंटू में क्या लिख रहा हूं मैं, इंटू में वो नहीं लिख रहा हूं ना ना ना, ITC नहीं मिलेगा वो तो दूसरा पॉइंट है। टर्नओवर क्या आएगा वो लिखने का, उधर टैक्सेबल भी हो सकता है और एग्जाम भी हो सकता है ना, तो उसका डिस्कशन अभी पॉइंट बाकी है, इसलिए मैंने उधर कुछ लिखा नहीं। थर्ड पॉइंट, तुमको क्या नहीं मिलेगा, ITC भूल जाओ, हाँ ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अभी जो पढ़ाया था वो, हाँ आप क्या सप्लाई दोगे, बिल ऑफ सप्लाई दोगे, बिल ऑफ क्या दोगे, सप्लाई। समझ में आया, क्लियर। अभी इधर सुनो, तुमको साल में 4 बार मेरे पास आने का,
क्या करने के लिए? पेमेंट करने के लिए। GST CMP 08, इधर देखो, समझा? और रिटर्न भरने के लिए कब आनेगा? एनुअली। रिटर्न भरने के लिए कब आनेगा? एन्युअली। एन्युअली क्या भरने आने का मेरे पास तुमको? रिटर्न भरने। ठीक है, चल। तो eligible person opting to pay tax on the compensation scheme, instead of paying the tax on every invoice at the specified rate, pay the tax at the prescribed percentage of his turnover every quarter through the prescribed form. Form number कौन सा है? Form GST CMP 08. At the end of quarter, he would pay the tax without availing the benefit of what? Input tax credit. Return is so to be filed annually by a composition supplier. Registration under GST law is compulsory for opting for the composition scheme. Provision relating to composition levy are contained in section 10 of the CGST Act and chapter 2 of this. कंपोजिशन स्कीम दो है, सेक्शन 10(1)(2) और 10(2)(a). ये गुड्स के लिए और ये किसके लिए? सर्विस के लिए। ठीक है, अभी इधर देखो, टर्नओवर लिमिट इन केस ऑफ कंपोजिशन लेवी, सेक्शन 10(1). पहले ये लिमिट थी 50 लाख रुपए की। सुनो सुनो, जो 1.5 करोड़ पड़ा है वो पहले ये लिमिट था 50 लाख, बट फिर उसको गवर्नमेंट ने क्या किया? एक्सीड किया। किधर तक? 1.5 करोड़ तक। बट हमारे इधर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 1.5 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। इंस्टेड कितनी लिमिट एप्लीकेबल होगी? 75 लाख। ओके, अब इसमें कौन कौन आएंगे? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। पहले आएगा सिक्किम, दूसरा आएगा त्रिपुरा, तीसरा आएगा नागालैंड, नेक्स्ट है मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, और लास्ट इज व्हाट? उत्तराखंड। समझ में आया? समझ में आया? याद क्या रखने का पता है? सत नमो। क्या रखने का? सत नमो। इसमें से एक ए जो है वो स्पेलिंग का नहीं है, खाली बोलने के लिए बोलने का, मतलब एक ए जो है वो साइलेंट है। ये बन रहा है एक्चुअली में ऐसा था ST नमो, बट ST नहीं बोल सकते, इसलिए हम लोग SAT। क्या क्या आया इसमें? S स्टैंड्स फॉर व्हाट? T स्टैंड्स फॉर व्हाट? N स्टैंड्स फॉर व्हाट? M में 3 है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। U A अरुणाचल प्रदेश। समझ में आया? और ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अभी इस स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में ना जहां भी आता है, जहां स्पेलिंग वो किसी का सरनेम है तो माफ करना मेरे को। जहां में कौन आएगा? जम्मू कश्मीर। ये देखो इधर, A असम, नेक्स्ट H हिमाचल प्रदेश। इनके लिए लिमिट 1.5 करोड़ ही रहेगी। इनके लिए लिमिट क्या रहेगी? मतलब इधर सुनो, इधर सुनो रे, इधर मैं कुछ लिख रहा है, ध्यान दो। इधर स्टेट्स 3 कैटेगरी में डिवाइड। सत नमो, जा और अदर स्टेट्स। इनमें हो तो 1.5 कर, इनमें हो 25। ठीक, अब इसको थोड़ा तोड़ते। एक इस पेज पे नहीं करता हूं। मेरी एक जो जगह है ना, एक जगह वो सिक्किम में, और एक जो है ना महाराष्ट्र में, मेरी लिमिट हो जाएगी 75।
क्यों? क्यों? अगर तुम्हारा एक भी स्टेट इनमें से किधर से आया तो तुम्हारी लिमिट 75 है। क्या बोला, समझा? दूसरा, तुम सिक्किम में हो और तुम जम्मू एंड कश्मीर में, 75। मतलब इन शॉर्ट इधर जो भी मैं लिख रहा हूं, एक भी स्टेट स्पेशल कैटेगरी का नहीं आना चाहिए। अभी इधर ये चल सकता है क्या, एक जम्मू एंड कश्मीर में और दूसरा गुजरात में, 1.5 करोड़। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम्हारा एक गुजरात में, एक महाराष्ट्र में, तुम इधर बोल रहे हो मेरे को कि इधर मेरे को कंपोजिशन स्कीम चाहिए, इधर बोल रहे हो मेरे को कंपोजिशन स्कीम नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है। कंपोजिशन स्कीम अगर लेने का है तो दोनों में लेना पड़ेगा। इन शॉर्ट, तेरे पैन कार्ड नंबर पे जितने भी स्टेट में रजिस्ट्रेशन हो गए, सब जगह पे कंपोजिशन स्कीम चाहिए रहेगा। ऐसा नहीं कि एक जगह पे कंपोजिशन स्कीम, गांव दुनिया में तेरे को कंपोजिशन स्कीम लेना पड़ेगा। मतलब वंस ऑप्टेड फॉरएवर ऑप्टेड वाला सिचुएशन। समझ में आया क्या बोला? ओके, चलो मेरे को वापस से सतनाम के नाम रिवाइज करवाओ। एस सिक्किम, टी एन ए एम मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, यू। जहां के नाम रिवाइज करो, बोलोगे? भूलोगे बोला सालो, यस क्या बोलते हैं? ठीक है, समझ में आया? यस और नो बेटा? चलो नेक्स्ट देखो, इधर जब भी आप ये 1.5 करोड़ की लिमिट वगैरह लोगे तो इधर देखो, इट इज इंपॉर्टेंट नोट दैट एग्रीगेट टर्नओवर इज कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस फॉर अ पर्सन हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा 75 लाख। अदर स्टेट्स में कितना? 1.5 करोड़। ओके, इधर देखो एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या लिखा है। कोई तो एक पृथ्वीराज करके एक बंदा है, उसको टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब एक वो उसकी ऑफिस किधर है? महाराष्ट्र में। दूसरी ऑफिस किधर है? गोवा में। तो बंदा लिमिट के अंदर है कि लिमिट के बाहर है? एलिजिबल है या नहीं है? है। ठीक है, opting for registered person to avail the composition scheme under section 10(1) shall be lapsed with effect from the day on which his aggregate turnover during a financial year exceeds the what? Threshold limit। अब इसका मतलब क्या होता है? ये क्या लिखा है, इसका मतलब समझो इधर। ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 24-25। ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? मेरा इस साल का टर्नओवर देखने का कि इस साल का टर्नओवर देखने का? हाँ, प्रीवियस ईयर का, बराबर। अभी मैं फिलहाल महाराष्ट्र में हूँ। किधर हूँ? महाराष्ट्र में। सुनना ध्यान से, सब पॉइंट्स बहुत मजेदार पॉइंट्स है। ये सब चैप्टर ऐसे चैप्टर है ना, दिल खोल के पढ़ने वाले चैप्टर है। और इसमें से, क्योंकि इंस्टीट्यूट इसमें से दिल खोल के ही पूछता है। मेरा टर्नओवर महाराष्ट्र के अंदर 1.5 करोड़ से कमती का था। अभी इस साल मैं कंपोजिशन स्कीम लिया क्योंकि मेरा पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ तक था, इसके लिए मेरे को कंपोजिशन स्कीम मिल गया। अभी मैंने तो क्या आंख बंद करके धंधा करना शुरू किया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीना आ गया और ऐसा धबा धंधा किया। मैन्युफैक्चरिंग इतना जोरदार, सेलिंग वेलिंग इतना जबरदस्त किया ना, जनवरी में पता चला मेरा टर्नओवर हो गया 1,51,00,000। जब 1.5 करोड़ की लिमिट में क्रॉस कर गया तो जनवरी से कंपोजिशन स्कीम से भी क्रॉस हो जाने का मतलब तुम कंपोजिशन से बाहर निकल जाओगे। किस में चले जाओगे? नॉर्मल स्कीम में। कब से? जैन से। जिस साल क्या हुआ, जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपका टर्नओवर उस पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर चला गया, उस दिन से तुम किधर चले जाओगे? नॉर्मल। इंग्लिश। And one shall lapse with effect from the day on which the aggregate turnover during a financial year exceeds the what? Threshold limit of 1.5 crore
और 75 लाख इन द स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट्स। बोलो नहीं समझाओ। ओके ओके। सर्विस वालों को कितना लिमिट है? 50 लाख रुपए का लिमिट है। 50 लाख के अंदर 6% टैक्स भरो, मजे करो। समझ में आया? ठीक है। और इसमें भी सेम, जिस दिन भी तुम्हारा टर्नओवर 50 लाख के ऊपर चला गया, तुमको क्या करना पड़ जाएगा? नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, सर्विस में ऐसा कोई नहीं है कि आप सतनाम में हो या किधर, उससे लेना देना नहीं है। आप किधर से भी रहो, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं। ओके। हाँ, अगर अगले साल तुम्हारा पड़ेगा, भाई इस साल तो 1.5 करोड़ के ऊपर चला गया तो अगले साल कहाँ मिलेगा? अभी आगे आने वाले किसी साल के अंदर ऐसा हुआ तो कर सकते हैं। ठीक है। अब सुनो, एग्रीगेट टर्नओवर अंडर कंपोजिशन लेवी में क्या आएगा? एग्रीगेट टर्नओवर में क्या आएगा? एग्रीगेट टर्नओवर में क्या आएगा? तो एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा मेरा टैक्सेबल सप्लाई, मेरा एग्जाम सप्लाई, मैंने अगर कोई एक्सपोर्ट किया होगा तो वो, और मेरे इंटर स्टेट सप्लाई। बट इधर देखो, मैंने आपको कल के लेक्चर में, मतलब लास्ट लेक्चर के अंदर तैयारी ऑलरेडी करवा दी थी इस चीज की। क्या लिखा है? एक्सक्लूड्स व्हाट? The inward supply on which tax is payable by a person on what? Reverse charge basis। क्योंकि लास्ट लेक्चर में ही मैंने बोला था, ये तुम्हारा टर्नओवर होता ही नहीं है। ये किसका टर्न होता है? सामने वाले बंदे का। इस पे तुम तो खाली क्या भर रहे हो? टैक्स। क्योंकि तुम्हारे लिए तो ये इनपुट है ना, क्या आउटपुट है? बोलो, ये इनपुट है तुम्हारे लिए, तो तुम्हारा टर्नओवर थोड़ी होगा ये। अच्छा, सामने वाले बंदे से तुमने जीएसटी कलेक्ट किया होगा, क्या वो आपके जीएसटी जो है, क्या वो आपके टर्नओवर का पार्ट बनेगा? हाँ, तो इसलिए वो भी आएगा नहीं। टैक्स इंक्लूडिंग सेस पेड अंडर जीएसटी, टैक्स इंक्लूडिंग सेस पेड अंडर व्हाट? जीएसटी। समझ में आया? अरे यस और नो, यस और नो। तो मतलब इधर सुनो, तुम्हारे एग्रीगेट टर्नओवर की जो डेफिनेशन है, एग्रीगेट टर्नओवर की जो डेफिनेशन है, वो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में क्या आएगा? एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में आएगा टाई। क्या आएगा? टाई। और टाई में क्या नहीं लेने का? आरसीएम वाला नहीं लेने का। और क्या नहीं लेने का? जीएसटी नहीं लेने का। बराबर। टाई का फुल फॉर्म बोलो। टाई में क्या था? टैक्सेबल, ये एग्जाम, नेक्स्ट एक्सपोर्ट, नेक्स्ट आई का फुल फॉर्म इंटर स्टेट। बराबर। आरसीएम में क्या? इनवर्ड सप्लाई ऑन विद टैक्स पेएबल अंडर आरसीएम। जीएसटी सेस वगैरह लेने का नहीं, ये चीजें माइनस करने की। समझ में आया? हाँ बोल। हाँ, तो एक्सपोर्ट में वही होता है। क्लियर? एनी डाउट? ठीक है, चल आगे बढ़ो। तो टैक्स सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट्स और इंटरस्टेट सप्लाई आएगा, कंप्यूटेड ऑन दी ऑल इंडिया बेसिस। Explanation 1 to section 10 clarify the for the aggregate turnover includes what? Value of supply from, इधर ध्यान दो क्या लिखा है? 1st April of a financial year up to the date of is become liable for registration and excludes the value of what? Exempt supply of service provided by way of extending deposit, loans or advances in so far as the consideration represented by way of interest or what? इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इधर ध्यान से सुनो। आपने किसी को लोन दिया तो सामने वाला बंदा क्या देगा आपको? इंटरेस्ट देगा। गवर्नमेंट क्या बोलती है? एग्रीगेट टर्नओवर जब तू कैलकुलेट करेगा तो ये इंटरेस्ट को लेने का नहीं, इंटरेस्ट को लेने का नहीं। समझ में आया? क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर तो तुम्हारे एफडी वगैरह, आरडी वगैरह पे भी जो इंटरेस्ट आता होगा वो भी तुम्हारा टर्नओवर बन जाएगा। अभी लोग ये इंटरेस्ट इनकम कमाने के लिए ये सब इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अभी उस कमाई के ऊपर आप ऐसा बोलोगे नहीं तू इसके ऊपर जीएसटी भर, तो गलत हो जाएगा ना यार, इसलिए मना कर। वापस से इंग्लिश पढ़ते हैं। क्या लिखा था इंग्लिश में? क्या तकलीफ हो जाती है?
इंग्लिश अपना कितना स्ट्रांग है अपने को ही पता है। देखो क्या लिखा है, aggregate turnover of a registered person for determining his eligibility to pay tax under this section. Aggregate turnover includes the value of supply from 1st April of financial year up to the date of his becoming liable for what? Registration. And it excludes what? Value of exempt supply of service provided by way of what? Extending deposit, loans or advance insofar as the consideration is represented by way of interest or discount. In short, interest income is not a part of aggregate turnover. Are we clear? आगे बढ़ो। ओके तो देखो इधर अभी वही चीज है, इधर उन्होंने प्लस, ये प्लस का साइन है, ये पॉजिटिव का साइन है, और ये नेगेटिव का साइन है, ये माइनस का साइन है। ना बोलेगे ये क्या है, ये ऐसा ड्राइंग करके दिया है, ड्राइंग नहीं है वो, ठीक है। तो एज आई सेड इसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी, इसके अंदर टाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी? टाई। टाई में क्या आता है? टैक्सेबल सप्लाई। आई स्टैंड्स फॉर इंटरस्टेट सप्लाई, ई स्टैंड्स फॉर एग्जाम सप्लाई एंड व्हाट? एक्सपोर्ट्स। बट क्या नहीं आएगा? माइनस करने का। क्या माइनस करने का? आरसीएम वाला माइनस करना है। इधर देखो, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विद टैक्सेस पेबल अंडर व्हाट? रिवर्स चार्ज। दूसरा क्या नहीं आएगा? जीएसटी पीएसटी रहेगा तो वो नहीं आएगा। और वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय ऑफ व्हाट? एक्सटेंडेड डिपॉजिट लोन एडवांस, मतलब क्या नहीं आएगा? इंटरेस्ट नहीं आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? पक्का? ओके। These also includes what? Value of supplies made by a registered person from what? 1st April of financial year up to the date when he becomes what? Liable for registration. When a person becomes liable for registration, अगर आपका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर जाता है, अगर आपका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर जाता है। ये किसके केस में? सर्विस के केस में। ये किसके केस में? गुड्स के केस में। अरे तभी तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने आएगा ना, वरना थोड़ी लेने आएगा। समझ में क्या बोला? क्या अचानक में 1.75 से वापस में इधर 40-20 पे क्या आ गया? ये क्या पढ़ाया मैंने? ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर का पार्ट है। बट इधर वो वर्ड आया ना, इसके लिए पढ़ाया मैंने। ये 20-40 याद रखने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, बट उधर लायबल टू रजिस्ट्रेशन वर्ड आया ना, इसके लिए मैंने वो चीज बताई आपको, ठीक है। अब इधर देखो क्या लिखा है, इधर कुछ नोट लिखिए। ये नोट किधर से आया? इधर देखो, इधर तारा बना है, इधर देखो तारा बना है। अब ये तारे का मतलब है, क्या लिखा है देखो, है आप में वो तारा की नहीं है? वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इंटरस्टेट सप्लाईज आर रिलेवेंट ओनली व्हाइल डिटरमाइनिंग द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब ये खाली टर्नओवर का पार्ट बनेगा, फाइनेंशियल ईयर वो पिछले साल का चेक करने का ना, उसके लिए। These values are not relevant for determining the aggregate turnover of the current financial year. क्यों? क्योंकि भाई साहब तेरे को क्या करने को अलाउड नहीं है? इंटरस्टेट सप्लाई। भी बोला था ना, क्या नहीं कर सकते? इंटरस्टेट सप्लाई आप नहीं कर सकते हो, तो बोला था कि नहीं? तो इंटरस्टेट सप्लाई आप नहीं कर सकते हो, तो इसलिए इस साल में तो एक्सपोर्ट वगैरह करने का तुम्हारा चांस बनता ही नहीं है। बट लास्ट ईयर तो किया हो सकता है ना, अभी लास्ट ईयर किया होगा, और इस साल मेरे को कंपोजिशन स्कीम लेने का है, तो टर्नओवर का तो पार्ट बनेगा कि नहीं? वो टर्नओवर का पार्ट बनेगा, मगर इस साल तुम एक्सपोर्ट वगैरह कर नहीं सकते, क्योंकि तुमको आईटीसी, अरे तुमको इंटरस्टेट सप्लाई करने को अलाउड नहीं है। अभी रेट्स कितना रहेगा? तो रेट हमने पढ़ा, रेट कितना रहेगा? 0.5% है। हाफ मतलब 0.5 प्लस 0.5 1, इधर 2.5 है, मतलब 2.5 2.5 ये क्या है? 2.5 CGST SGST CS, ओके। ये क्या है? हाफ क्या है? CGST SGST। कितना परसेंट? 0.5 इधर देखो, इधर मजे की बात इधर है बेटा, इसके लिए मैंने वो चीज ऊपर नहीं बताई। इधर क्या लिखा है सुनो, 0.5%, इधर भी 0.5% है। बट ये बंदा कौन है? इधर देखो, मैन्युफैक्चरर। ये अदर मतलब ये कौन रहेगा? ट्रेडर। सुनो 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 सुनो, 0.5% जो लेने का ना, वो टर्नओवर का लेने का, इसका लेने का। मतलब इधर सुनो, ये जो 1% लिखा है बाजू में, इसके बाजू में क्या लिखू? टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। इधर देखो नीचे क्या लिखा है,
अदर सप्लायर 1% ऑफ टर्नओवर, मगर किसका लेने का? ओनली टैक्सेबल का। तो क्या फर्क पड़ा इसमें? इधर टर्नओवर जब बोला ना तो इधर टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट दोनों आ गया, और इधर जब टर्नओवर बोला ना तो इधर खाली कौन सा आया? टैक्सेबल ही आया है। नहीं समझे? नहीं समझा? नहीं समझा? अरे नहीं समझा है। इधर कौन सा टर्नओवर लेने का? खाली हाँ, ट्रेडर ट्रेडर ट्रेडर। इधर कौन सा टर्नओवर लेने का? खाली टैक्सेबल टर्नओवर लेने का। इधर जब आप टर्नओवर की बात कर रहे हो तो कौन सा टर्नओवर है? टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट। नहीं कर लो, कर लो हो। इधर देखो, रेस्टोरेंट वाले को भी क्या बोला है? रेस्टोरेंट वाले को भी क्या बोला है? टर्नओवर। अरे 5% ऑफ टर्नओवर, मतलब ट्रेडर वाले को फायदा है। क्या फायदा है? अगर तू खाली टैक्सेबल कर रहा है तो टैक्सेबल का ही पैसा दे हमको, एग्जाम वाले का पैसा मत दे। मगर मैन्युफैक्चरर को क्या बोला? हाँ, एग्जाम वाले पे भी तू टैक्स देगा हमको। नहीं समझ में? बट तुम लोग है ना कुछ ऐसी चीजों का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो जिससे लोगों के अंदर खराब आदतें पैदा होती है। पान मसाला गुटखा बेच रहे हो, थोड़ा बोड़ा बेचते हो, तो ऐसे मैन्युफैक्चरर नहीं आएंगे। मतलब ऐसे मैन्युफैक्चरर लोग को कंपोजिशन स्कीम मिलेगा नहीं। तो अगर मैं बोलता हूं भाई मैं ना मैन्युफैक्चरर हूं किस चीज का? आइसक्रीम का, तो मैं कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। पर मैं बोलता हूं मैं ना ट्रेडर हूं आइसक्रीम का, कंपोजिशन स्कीम ले सकता हूं। क्या बोला ये? आप बोलो, मैं क्या बोला? अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं किसका? तंबाकू का। अरे कहीं नहीं, ओके। अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं किस चीज का? टोबैको का, तो मैं ये कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता हूं। अगर मैं मैन्युफैक्चरर की जगह पे मैं कौन हूं? ट्रेडर हूं, तो मैं कंपोजिशन स्कीम ले सकता हूं। मैं सोडा बनाने वाला बंदा अब्दुल, एरेटेड वाटर, ओके। अगर एरेटेड वाटर का मतलब होता है सोडा, अगर मैं सोडा को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, जीरू सोडा, थम्स अप, पेप्सी, अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो मैं कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता हूं। अगर मैं ट्रेडर हूं ये चीजों का तो मैं कंपोजिशन स्कीम ले सकता हूं। समझ में बेटा क्या बोला? ये चीजें एग्जाम में वो खेलेगा आपके साथ। वो मैन्युफैक्चरर की जगह पे वर्ड लिखेगा ट्रेडर, तुम देखोगे पान मसाला खुद पढ़ोगे ये कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता है, वो ले सकेगा कि उसने ट्रेडर वर्ड लिखा है। समझ में? अपने को जिस पे फोकस करने का वो कौन है? मैन्युफैक्चरर। क्या लिखा है? मैन्युफैक्चर अदर देन व्हाट मैन्युफैक्चर ऑफ अ नोटिफाइड गुड्स। क्या आएगा उसमें? आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, ब्रिक्स और फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलिकॉन, अर्थ बिल्डिंग ब्रिक्स एंड अर्थन और रूफिंग टाइल्स। ईट वगैरह होती है ना, वो छपरे बनाने के लिए जो ईट लगती है, पता है छपरे का ब्लॉक्स अलग होता है, पता है? कभी देखा है? हाँ, वो जो ऐसा ब्राउन कलर का जो लगाता है ना, वो जो ब्रिक्स वगैरह बनाने की अगर मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो तो आपको कंपोजिशन स्कीम अलाउड नहीं है। समझ में आया? एग्जाम्पल के लिए इधर देखो, एक पर्सन है टोलाराम, मैन्युफैक्चरर हु ऑप्टेड फॉर द कंपोजिशन अंडर द सेक्शन 10(1) हैविंग यूनिट 1 A1 इन यूपी एंड हैविंग यूनिट A2 इन एमपी। स्टेट अलग अलग है, ठीक है, पर एग्रीगेट टर्नओवर तो जो देखने का वो दोनों का एक साथ देखने का, मिला के देखने का। तो उसका 115 लाख का टर्नओवर है, 85 लाख और 30 लाख का लास्ट ईयर में। तो अभी वो पूछ रहे हैं टर्नओवर ऑफ A1 A2 इन द फर्स्ट क्वार्टर फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज 5 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली। तो बताओ उसको कितना टैक्स भरना पड़ेगा? तो पहले चेक करने का वो कौन है? मैन्युफैक्चरर। उसका पिछले साल का टर्नओवर कितना है? अच्छा, क्या ये सतनमू के अंदर आता है? नहीं ना, यूपी एमपी थोड़ी सतनमू के अंदर आता है। अगर ये सतनमू के अंदर नहीं आता है तो इसके लिए लिमिट कितने की है? 1.5 करोड़। तो ये कंपोजिशन स्कीम ले पाएगा? अगर ले पाएगा तो इस साल का जो भी टर्नओवर होगा उस टर्नओवर का कितना % भरने का उसको?
1%। तो इधर देखो 5 लाख का टर्नओवर, 10 लाख का टर्नओवर, उसका 1%, 5,000, 10,000। इस साल कितना भरेगा ये टैक्स? 15,000 रुपए। नहीं समझा? पक्का? हाँ, ध्यान दो क्योंकि मैं तो ऐसा फांस जाएगा। 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर है ना उसका लास्ट ईयर का, तो इस साल का जो भी टर्नओवर है उसके ऊपर उसको कितना टैक्स भरने का? मैन्युफैक्चरर को कितना टैक्स भरना पड़ता है? 1% ना। तो 5 लाख का 1% कितना आएगा? और 10 लाख का 1% कितना आएगा? 15,000 टैक्स भरेगा। चलो क्वेश्चन 2 देखो। पंजाब में रिटेल शोरूम है, रिटेल शोरूम है, मैन्युफैक्चरिंग है कि रिटेल? रिटेल। A2 राजस्थान बोथ सेलिंग अ टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम गुड्स। पंजाब में जो है उसमें रिटेल शोरूम में वो टैक्सेबल गुड्स बेच रहा है, एग्जेम गुड्स बेच रहा है। राजस्थान के अंदर टोटल टर्नओवर लास्ट ईयर का उसका कितना है? बताओ, कंपोजिशन की ले पाएगा या नहीं ले पाएगा? Turnover of showroom A1 and A2 in the first quarter of current financial year is what? 35 lakhs. A1 15 lakh, 5 lakh from the sale of what? Taxable goods, and 10 lakh from the sale of what? अब मुझे बताओ, ट्रेडर को 1% भरने का है, वो 1% किसका भरने का है? टैक्सेबल का। मतलब ये 10 लाख को देखने का कि नहीं देखने का? नहीं देखने का। सिर्फ कितनी किसके ऊपर टैक्स आएगा? 5 होगा। ये 5 लाख का 5,000। इधर A2 20 लाख रुपया, 10 लाख फ्रॉम द सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड 10 लाख फ्रॉम द सेल ऑफ एग्जाम गुड्स। एग्जाम पे भरेगा क्या टैक्स? नहीं भरेगा। बोलो नहीं समझा? पक्का? सर आगे बढ़ो। ओके, इधर रेट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ व्हाट? कंपोजिशन 10-2A। 10-2A मतलब सर्विस वाला बंदा, सर्विस वाले को कितना टैक्स भरने का है? 3%। 3% CGST का, 3% SGST, ऐसा मिला के कितना? 6%। बराबर। अच्छा 6% किसका भरने का? इधर देखो क्या लिखा है? टर्नओवर और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ओके, तो इधर देखो, इधर क्या लिखू? 6% किसका भरने का? टर्नओवर का। डिड यू अंडरस्टूड दिस? क्या? इधर देखो, एक पद्मावती सलून है, उसको B1 कुंज दिल्ली, अनदर B2 गुड़गांव हरियाणा। टोटल टर्नओवर ऑफ द 2 ब्रांचेस इन द लास्ट ईयर इज 45 लाख। बताओ कंपोजिशन स्कीम ले पाएगी या नहीं ले पाएगी? द टर्नओवर ऑफ द ब्रांचेस B1 एंड B2 इन द फर्स्ट क्वार्टर इज 5 लाख एंड 10 लाख। तो कितना? 5 लाख का कितना भरने का? 6%। 10 लाख का कितना भरने का? 5 लाख का 6%, 10 लाख का 6%। ITC मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। नहीं समझा? पक्का? अभी देखो क्या लिखा अभी है? टर्नओवर इन द स्टेट और टर्नओवर इन द यूनियन टेरिटरी अंडर कंपोजिशन स्कीम। टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी जब भी आप लोगे तो टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, सारी चीजें लेने की, बट इट एक्सक्लूड्स व्हाट? सेंट्रल टैक्स, स्टेट, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो तो हमने पढ़ा ही था अभी। अभी इधर क्या लिखा है? फर्दर एक्सप्लेनेशन 2 to section 10 clarify that for the purpose of determining the tax payable by a person under this section, the expression turnover in the state or turnover union territory shall not include the value of supplies, namely number 1, supply from 1st April financial year up to the date when the such persons becomes liable for what? Registration, and what? Exempt supply by way of what? Extending deposit loans insofar as the consideration is received by way of what? Interest। ये दो चीजों को इसमें लेने का कि नहीं लेने का? नहीं लेने का। क्यों? इधर देखो, ये तो पॉइंट क्लियर है, इंटरेस्ट पे नहीं लेने का। अरे इंटरेस्ट टर्नओवर का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, इंटरेस्ट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। अभी सुनो, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है 24-25। ठीक है, ध्यान देना। अप्रैल, मई, जून और ये आया जुलाई। पच्चीस जुलाई को मैंने अपना टर्नओवर कैलकुलेट किया, तो मेरा टर्नओवर कैलकुलेट करके हो गया 40,05,000।
तो 40,05,000 हो गया, मतलब मैं जीएसटी में क्या हूं, रजिस्टर्ड करने के लिए क्या बन गया, लायबल बन गया मैं, बराबर। तो मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया। अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया तो मेरा नंबर जीएसटी का आ गया अगस्त महीने से। अब मेरे को जरा आप सोच समझ के बताओ, मैं जो टैक्स गवर्नमेंट को दूंगा वो टैक्स अगस्त के बाद से देना शुरू करूंगा कि अप्रैल से लेके जुलाई तक में जो सेल किया होगा उसका भी टैक्स गवर्नमेंट को देने जाऊंगा? मैं अप्रैल से जीएसटी दूंगा गवर्नमेंट को कि अगस्त से देने के जाऊंगा? अगस्त से देने को जाऊंगा, क्योंकि अप्रैल से लेके जुलाई तक में जो धंधा किया तब तो मेरा जीएसटी नंबर था ही नहीं। तो जब मेरा जीएसटी नंबर ही नहीं है तो मेरी जीएसटी भरने की लायबिलिटी कैसे आ सकती है? नहीं समझा? पक्का? तो जब मैं इधर कंपोजिशन स्कीम के लिए जब मैं इधर टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए जाऊंगा, कौन सा वाला टर्नओवर, पिछले साल वाला टर्नओवर नहीं, वो पैसा भरने का टर्नओवर, 1% ऑफ टर्नओवर ना, तो उस टर्नओवर में मेरे को बताओ ये वाला पार्ट लेने का कि नहीं लेने का? नहीं लेने का। वही लैंग्वेज है इंग्लिश, मैं आपको वही तो बोल रहा हूं, इंग्लिश में ही तकलीफ होगा अपने को। क्या लिखा है देखो, shall not include the value of following supplies। कौन सा सप्लाई? सप्लाई फ्रॉम 1st April of financial year up to the date when such person becomes what liable। मेरे केस में मैं लायबल कब से हुआ था? जुलाई से। तो इतने साल का टर्नओवर, इतने पार्ट का टर्नओवर मेरे को गिनने का नहीं। नहीं समझा? इधर देखो क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल के लिए, फोटोग्राफर चंपक has commenced providing the photography service in Delhi from April this year। His turnover for the various quarter till December is as follows। बेटा इधर ध्यान, पूरा ध्यान इधर दो, बुक में मत देखो, बुक में देख के क्या करोगे बे? अप्रैल टू जून टर्नओवर कितना है, जुलाई टू सितंबर टर्नओवर कितना हो गया, मतलब केनाई से जून तक तो इस बंदे ने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था, बट जुलाई टू सितंबर वाले में इसने रजिस्ट्रेशन लेना पड़ गया होगा क्योंकि ये सर्विस वाला बंदा है। अरे सर्विस वाले को जीएसटी नंबर कब चाहिए? 20 लाख के ऊपर जाता है तब ना। मैं कंपोजिशन स्कीम की बात नहीं कर रहा हूं, अभी बात कर रहा हूं रजिस्ट्रेशन की। वापस बोल रहा हूं, मैं कंपोजिशन स्कीम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं। रजिस्ट्रेशन कब चाहिए सर्विस वाले को? 20 लाख के ऊपर। तो इस बंदे ने टर्नओवर क्रॉस कर दिया 20 लाख का, तो इसलिए इसको क्या लेना पड़ा होगा? अब देखो, इन द गिवन केस since Champak has started the supply of service in the current financial year, his aggregate turnover in the preceding financial year will be what? Nil। मतलब 50 लाख के नीचे ही हुआ ना? अरे या तो 0 हुआ या तो 50 लाख के नीचे हुआ, ऐसा बोलो ना, जो बोलना है बोलो। ये कंपोजिशन स्कीम ले पाएगा या नहीं ले पाएगा? ले पाएगा। इन द करंट फाइनेंशियल ईयर ही इज एलिजिबल फॉर व्हाट? कंपोजिशन स्कीम, बराबर। अभी he becomes liable for registration when his aggregate turnover exceeds what? 20 lakhs। अभी क्या लिखा है? While the registering under GST he opt for what? कंपोजिशन स्कीम। जिस टाइम रजिस्ट्रेशन करने गया तो उसको गवर्नमेंट पूछती है, ए तेरे को अभी से ही कंपोजिशन स्कीम चाहिए क्या, क्योंकि लास्ट ईयर तेरा टर्नओवर कम था? तो बोलते हैं हाँ मेरे को अभी से ही दे दो। चल तथास्तु, दिया तेरे को। तो अभी ये टैक्स भरने को जाएगा, तो मेरे को बताओ टैक्स भरने के टाइम पे 20 लाख इंक्लूड करेगा क्या? ये 30 लाख पे टैक्स देगा। 30 लाख पर कितना टका? हाँ 6%। वो सो आवाज में रहो रे, नींद मत लो, सर्विस वाला है ना। हाँ तो इधर देखो, ऑन द नेक्स्ट 30 lakhs 6%। सीजीएसटी कितना? 90,000। एसजीएसटी कितना? इधर देखो, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? इसका टर्नओवर इधर कितना था? जुलाई टू सितंबर कितना हुआ? तो इधर तक का टोटल कितना हुआ? 50 लाख। इधर टर्नओवर देखो कितना है? 50 के ऊपर चला गया। 50 के ऊपर गया तो हाँ नॉर्मल में चला जाएगा, मतलब इस 20 लाख पे उसको कितना टैक्स बनेगा? 6% की 18%? परफेक्ट। और क्या बोल रहे समझ में ही नहीं आता, नहीं समझा?
ये नॉर्मल स्कीम में, नॉर्मल स्कीम नहीं, टर्नओवर देखने के लिए तो बेटा इधर जाना पड़ेगा ना। एग्रीगेट टर्नओवर तो पूरे टाइम पीरियड का देखते हैं। वापस बोल रहा हूं, एग्रीगेट टर्नओवर के लिए पूरा टाइम देखने का, टैक्स भरने के लिए उतना ही देखने का जब से तुम्हारी लायबिलिटी आई थी, बराबर। पर इस साल अगर तुमने कंपोजिशन स्कीम लिया और तुम्हारा टर्नओवर उस पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर चला गया, तो वो ऊपर वाली जितनी भी अमाउंट रहेगी उस अमाउंट पे नॉर्मल, नॉर्मल मतलब कितना, 18%। नहीं समझा? पक्का? देखो इधर, बाकी अक्टूबर से दिसंबर तक का जो था, इधर देखो, अक्टूबर से दिसंबर तक का जो था 20 लाख रुपया, उस पर वो कितना टैक्स भरेगा, 3,60,000। पढ़ लगा है? तो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये मेरा अप्रैल, ये जून, ये जुलाई से सितंबर, फिर ये अक्टूबर से दिसंबर, बराबर। अभी ध्यान से देखो इधर क्या कारीगिरी कर रहे हैं मैं। अप्रैल से लेके जून तक का टर्नओवर बोलो कितना है, 20 लाख है, बराबर। मतलब इसको जून महीने में क्या लेना पड़ेगा, और जब ये रजिस्ट्रेशन लेने गया तो गवर्नमेंट को बोला मेरे को कंपोजिशन स्कीम दो ना, तो गवर्नमेंट ने इसको क्या दिया, कंपोजिशन स्कीम दिया। तो जुलाई से लेके सितंबर का टर्नओवर कितना है इसका, 30 लाख ना। इस 30 लाख के ऊपर ये कितना टैक्स भरेगा, 6%, क्योंकि ये किस में है, कंपोजिशन स्कीम में। तो 3 का 6%, 30 लाख का 6%, कितना, बराबर ना, बराबर। 90,000 भरेगा ना वो। अभी जब वो इधर 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 सुनो, मजाक मत करो रे, जब वो ये जुलाई से लेके सितंबर का टर्नओवर कैलकुलेट किया, तो ये टर्नओवर कितना हो गया, 30 लाख और 20 लाख। और अक्टूबर से जब दिसंबर में आया तो इस बंदे ने तो धंधा जोरदार किया, कितने का, 20 लाख। गवर्नमेंट बोलती है ओ भाई साहब 50 लाख के ऊपर चले गया तू, कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकल जा, और ये 20 लाख के ऊपर जनरल रेट के हिसाब से टैक्स भर। जनरल रेट कितना है, अभी भी नहीं समझा तो या तो तुम आत्महत्या करो या तो मैं करता हूं। ऑप्शन नंबर 1 इज वैलिड। समझा क्या बोला? देख लो एक बार पूरा ये वाला पार्ट। चलो आगे बढ़ो। क्या हो गया, इधर देखो, अभी तक जितने भी स्टूडेंट इधर से पढ़ के गए ना, सबका यही एक्सपीरियंस रहा है कि जीएसटी मेरे साथ साथ ही खत्म हो गया उसका, ठीक है। क्योंकि मैं तुमको जीएसटी उस लेवल पे जाके छोड़ देता हूँ ना, कि जिस लेवल पे तुमको सिर्फ घर पे जाके ना पन्ना घुमाने का, बट वो भी अगर एफर्ट्स आपने नहीं लिया ना, तो मेरे एफर्ट्स पूरे पानी में गए, कुछ काम के नहीं। ठीक है, ये अगर आज मैंने करवाया है, मैक्स टू मैक्स कल तक ये रिवीजन हो जाना चाहिए। अगर आप रिवाइज कर लेते हो ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, ये तुम्हारे दिमाग में से कोई नहीं निकाल सकता। बट यही चीज तुम 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या तो एग्जाम आने के 15 दिन पहले तुम खोल के देखोगे ना, तो सब बाष्पीभवन हुआ मिलेगा, और फिर बाद में क्या, एक दूसरे को फोन करके पूछना पड़ेगा, अच्छा मध्ये काय सांगितलं होतं सरांनी, ठीक है।
अब इधर देखो, हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। कौन कौन बंदे लोगों को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी? अगर आप इन लोगों में से कवर होते हो तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। पहला, सप्लायर मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विच आर नॉट लायबल टू टैक्स। नॉट लेविएबल टू टैक्स मतलब तुम दारू बारू बेचते हो, उस पर जीएसटी लगता है क्या? नहीं, तो उस पर कहां से फिर कंपोजिशन स्कीम देंगे तुमको? जब तुमको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेने का तो तुमको हम कंपोजिशन कैसे दे सकते हैं? दूसरा, तुम क्या कर रहे हो? इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो, तो इंटरस्टेट वाले को तो नहीं देते हम लोग। तीसरा, आप कौन हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, आप कौन हो? वो मस्त मजे के मैन्युफैक्चरर हो आप, ठीक है, लोगों को गंदी गंदी आदत दिलवाते हो, तो वो नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सप्लायर हु इज आइदर व्हाट कैजुअल या तो व्हाट नॉन रेसिडेंट। कैजुअल अभी फिलहाल के लिए ऐसा समझो, थोड़े टाइम के लिए जीएसटी नंबर लेता है, नाम ही कैसे कैजुअल ना, ओके, थोड़े टाइम के लिए जीएसटी नंबर लेता है। और दूसरा कौन है? नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट मतलब बाहर से कोई बंदा इधर काम करने के लिए आता है, ओके, तो बाहर से बंदा इधर आएगा तो वो थोड़े टाइम के लिए आएगा वो काम करने के लिए, तो वैसे लोगों को हम जीएसटी नंबर में कंपोजिशन स्कीम नहीं दे सकते, ओके। एंड सप्लाई ऑफ सर्विस सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10(1), वो इधर वाला। टर्नओवर में लेने का ना, मैंने वही तो बोला था, टर्नओवर में तो तुम लेने का, पर अभी तुम इस साल कंपोजिशन में आ गए तो इंटरस्टेट नहीं करने का। हो सकता है ना लास्ट ईयर मैंने इंटरस्टेट किया हो, बट इस साल में आया तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? कंपोजिशन स्कीम चाहिए। बोला हाँ, लास्ट ईयर तूने इंटरस्टेट किया था, इस साल तेरे को करने नहीं मिलेगा, ठीक है। पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10(2) है, मतलब सर्विस वाला लोग, सेम चीज है इधर भी, ठीक है। नॉट लेवेबल टू टैक्स, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, पर्सन सप्लाइंग एनी सर्विस टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, सप्लाई हु इज आइदर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ये लोगों को क्या नहीं मिलेगा? बट तुमको इंटरस्टेट सप्लाई करना मना है। इंटरस्टेट इनपुट तो ले सकता है ना। अरे मैं महाराष्ट्र का बंदा हूं तो गुजरात में माल बेच नहीं सकता, गुजरात से माल मंगा तो सकता हूं ना, तो ये बोलना चाहता है छोटू, समझ में आया? ठीक है, अभी सुनो, अभी वो थोड़ी देर पहले वो बोला था ना क्या, कि मैं ऐसा बंदा हूं जो गुड्स भी बेचता हूं और थोड़ा थोड़ा सर्विस देता हूं, ओके, टीवी प्लस वारंटी। तो तुम कितना दे सकते हो इस साल? अगर तुमको ये वारंटी देने का तो कितना दे सकते हो? 10% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख विच एवर इज हायर। नहीं समझा? मतलब अगर समझो मैं ऐसा पर्सन हूं, आई एम दैट पर्सन उस पिछले साल का टर्नओवर इज 1,20,00,000, तो मैं इस साल कितने की सर्विस दे सकता हूं? 1,20,00,000 का 10%, 12 लाख रुपया और 5 लाख रुपया, विच एवर इज हायर। मतलब 12 लाख का मैं इस साल क्या दे सकता हूं? वारंटी दे सकता हूं लोगों को। नहीं समझा? पक्का? और मगर ये कौन है? दिल खोल के सर्विस देने वाला बंदा कि थोड़ा थोड़ा सर्विस देने वाला? थोड़ा थोड़ा, क्योंकि दिल खोल के सर्विस देने वाले बंदे को तो 50 लाख की लिमिट है ना। तुम क्या बोलता है, फास्ट फास्ट बोल जाता है, समझ में नहीं आता हमको। समझ में आया क्या बोला? ये देखो इधर एग्जांपल देखो, एक राम सेवक बंदा है जिसका पिछले साल का टर्नओवर 60 लाख रुपए का है, तो वो इस साल कितना सर्विस दे सकता है? 6 लाख, ठीक है, तो 6 लाख तक का सर्विस देगा, ओके। अभी ये पढ़ लिया ना हमने, इंटरेस्ट इनकम को टर्नओवर में लेने का कि नहीं लेने का? लेने का। बीच में क्या अटेंडेंस आ रहा है तो गड़बड़ हो जाए, टेम्पो टेम्पो टूट जाता है मेरा। इधर देखो, कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शन फॉर कंपोजिशन लेवी। अभी हम कंपोजिशन स्कीम ले तो रहे हैं, पर मेरे ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन है। मतलब सुनो ना, ऐसा कुछ है, तुम कंपोजिशन स्कीम का फॉर्म भर रहे हो,
और मैं बोलती हूँ सुन बैठ इधर, फॉर्म भरने के पहले सुन, ये चीज है नहीं करने की, ठीक है, या तो ये कंप्लायंस करने के। ऐसा कंपोजिशन स्कीम में अगर आप आ गए तो ही शैल पे द टैक्स अंडर सेक्शन 9(3) एंड 9(4) रिवर्स चार्ज। मतलब तुम अगर कंपोजिशन स्कीम में आ गए और तुमको कोई ऐसा टैक्स भरना पड़ रहा है जो किसमें आ रहा है, तुमको भरने को आ रहा है, किसमें आ रहा है, रिवर्स चार्ज, तो तुम क्या बोलते हो गवर्नमेंट को, मैं क्यों बोलूं, मैं तो कंपोजिशन स्कीम वाला बंदा है। तो रिवर्स चार्ज के लायबिलिटी से तुम हट नहीं सकते। ये कंपोजिशन स्कीम हम तेरे को इसलिए दे रहे हैं जो तेरी लायबिलिटी, ये रिवर्स चार्ज वाली लायबिलिटी तो सामने वाले बंदे का टैक्स था, तो तेरे को गवर्नमेंट को जाके भरने का, तो वो तो चुपचाप भरने का ही भरने का। दूसरा, तू कभी कभी आने वाला बंदा नहीं होना चाहिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। दूसरा, जो भी कंपोजिशन स्कीम वाला बंदा रहेगा, तेरे को तेरे दुकान पे, घर पे, जिधर भी तू धंधा कर रहा रहेगा, उधर तेरे को कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द टैक्स ऑन सप्लाई का पाटिया मारना पड़ेगा। मतलब अगर मैं कंपोजिशन स्कीम वाला बंदा हूं तो तुमको कैसे पता चलेगा कि मैं कंपोजिशन स्कीम वाला बंदा है? बोर्ड से पता चलेगा, बोर्ड पे मेरे को लिखना पड़ेगा आई एम नॉट लायबल टू कलेक्ट द टैक्स। क्योंकि अगर मैंने तुमसे फिर भी टैक्स कलेक्ट कर लिया, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि मैं तुम्हारे से टैक्स नहीं ले सकता। फिर पार्ट ये पे लिखना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। समझा? आगे बढ़ो। फिर तुम अगर मैन्युफैक्चरर हो, कौन से, वो गंदी आदत वाले, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, फ्लाई एश ब्रिक्स, ब्रिक्स फॉसिल, बिल्डिंग ब्रिक्स एंड अर्दन और रूफिंग टाइल्स, तो ये लोगों को मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा कंपोजिशन। बराबर समझ में आया? अभी सुनो, गवर्नमेंट को तुम कैसा बताएगा कि मेरे को कंपोजिशन स्कीम चाहिए? अभी दो बातें हो सकती, एक, तुम रेगुलर बंदे हो, मतलब ऑलरेडी तुम्हारा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, और दूसरा, तुम नया नया बंदा है और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने आ रहा है। तो इधर देखो, पहला, इंटीमेशन बाय पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आप पहली बार जीएसटी नंबर ले रहे हो तो आप गवर्नमेंट को फॉर्म भरते वक्त ही बोलोगे कि मेरे को कंपोजिशन स्कीम चाहिए या नहीं चाहिए। इधर देखो क्या लिखा है, पार्ट बी ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, दैट इज फॉर्म जीएसटी REG 1 में आपको बोलना पड़ेगा कि तुमको क्या चाहिए, कंपोजिशन स्कीम चाहिए या नहीं चाहिए। तो ऑप्शन 2 पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच द रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टिव। जिस दिन से रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा उस दिन से आपको क्या करना पड़ेगा, कंपोजिशन स्कीम लागू हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, इंटीमेशन बाय, मतलब ये बंदा नया नया है कि पहले से जीएसटी में, पहले से जीएसटी में, तो अगले साल तुमको कंपोजिशन स्कीम चाहिए या नहीं चाहिए, वो तुमको हमको कब बताना पड़ेगा, तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर चालू होने के लिए। फाइनेंशियल ईयर चालू हो गया तो लायबिलिटी चालू हो जाएगी, तो फाइनेंशियल ईयर चालू होने के पहले बताना। ओके, he shall also furnish the statement in the prescribed form in accordance with the provision of rule 44 within how many days, 60 days from the commencement of the what, relevant financial year. An intimation in respect of any place of business state union territory shall be deemed to be an intimation in respect of all other places. क्योंकि मैंने बोला था ना, जीएसटी अगर कंपोजिशन स्कीम में एक स्टेट पे लिया तो सारे स्टेट पे आ जाता है। The option to pay tax under composition levy shall be effective from the what, beginning of the financial year. A person applying for registration can opt for the composition at the time of what, applying for registration, and composition levy shall be effective from the date from which the registration is what, effective. Registered person can opt for the composition scheme from the beginning of any financial year, and composition levy shall be effective from the tax of the beginning of the said financial year. Intimation for opting the tax under composition levy shall be filed before the कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चालू हो गया तो लायबिलिटी शुरू हो जाएगी, इसलिए लायबिलिटी शुरू होने के पहले हमको बताने का। ये देखो, ये दाढ़ी वाला बंदा, ये टकलू बंदा, दाढ़ी वाला बंदा क्या कर रहा है, पहली बार जा रहा है, तो पहली बार जा रहा है तो कभी बताएगा, रजिस्ट्रेशन लेने के टाइम पे। ये जीएसटी भर के इसका माथा उड़ गया, बाल उड़ गए, इसलिए ये रजिस्टर्ड पर्सन कब बताएगा, ये रजिस्टर्ड पर्सन फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के, नहीं समझा? इधर वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन लेवी,
वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन लेवी। मुझे बताओ, तुमने अगर कंपोजिशन स्कीम लिया है, ये सब क्वेश्चंस तुमको पता है, ऑलरेडी आंसर है तुम्हारे पास, तुमने कंपोजिशन स्कीम लिया है, ये कंपोजिशन स्कीम वैलिड कब तक रहेगा? जब तक तुम वो पाप ना करो जो पाप तुमको करने के लिए मना किया गया। अभी वो पाप ना करो मतलब कौन कौन से पाप हो गए? पहला पाप ये है कि तुम्हारा टर्नओवर ऊपर चला गया। दूसरा पाप ये कि तुमने इंटरेस्ट रेट सप्लाई कर दिया, मना किया था ना। तीसरा बात यह कि तूने वो मैन्युफैक्चरिंग गंदी आदतों वाले चीजें चालू कर दी। फॉर एग्जांपल मैं मैन्युफैक्चरिंग टी शर्ट बनाता था मैं, पर अचानक में मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला तंबाकू में बहुत स्कोप है, तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग और तंबाकू चालू कर दिया। तो मेरे को मिलेगा क्या? तुरंत बाहर निकल जाऊंगा मैं कंपोजिशन स्कीम। समझ में? मतलब खाली टर्नओवर की वजह से आप बाहर नहीं आ सकते। जो चीजें आपको मना करी थी वो चीजों में से कोई भी चीज करी तो आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर फेंक दिए जाओ। नहीं कर लो। तो ये विड्रॉल फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम बाय टैक्स हु सीजेस टू सेटिस्फाई एनी ऑफ दी व्हाट प्रिस्क्राइब। ये देखो कैसा लिखा है, इंग्लिश लिखा है, एनी ऑफ द प्रिस्क्राइब कंडीशन। जो प्रिस्क्राइब कंडीशन है उसमें से कोई भी वायोलेट करी तो आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाओगे। ठीक है, पहला टर्नओवर वाला है। दूसरा, कंडीशन सेटिस्फाई करी नहीं आपने, कोई इंटरेस्ट रेट सप्लाई वगैरह कर दिया। ठीक है, तो किस दिन विड्रॉल इफेक्टिव हो जाएगा? शैल बी द डेट इंडिकेटेड बाय हिम इन इंटीमेशन बट सच डेट हैज नॉट बी प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब एक वो चीज है कि जिसके अंदर आप सामने से जाके बोलते हो गवर्नमेंट को, मेरे को नहीं मांगता अभी कंपोजिशन। तो ऐसा हो सकता है ना। अभी मान लो जैसे मैं महाराष्ट्र का बंदा हूं, ठीक है, मैं महाराष्ट्र में ट्रेडिंग करता हूँ और मेरे को गुजरात से एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया, 25 लाख रुपए का ऑर्डर एक ही झटके में मेरे को गुजरात से आ गया। अभी ये करने के लिए मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट सप्लाई करना पड़ेगा। मैं तो महाराष्ट्र में कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हूँ। अब अगर मैं गुजरात में करूंगा तो मैं कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकल जाऊंगा। तो मैं ऐसा बोलता हूँ गाली खा के बाहर निकलो, इससे चुपचाप पहले बोल के बाहर निकल जाता हूँ। मतलब मैं गवर्नमेंट को जाके बोल दिया माफ करो मेरे को कंपोजिशन स्कीम नहीं मांगते, कि अपने को तो भाई बहुत बड़ा ऑर्डर आया। समझ में? वो चीज we withdraw from the composition scheme by taxpayer who intend to withdraw from the what said scheme। intend to withdraw मतलब वही तो मैंने अभी आपको बताया। denial of option to pay tax under composition scheme by tax authorities। तो यहाँ पे क्या हुआ, ने पाप कर लिया, तुम घोर पापी बने, तुमको पता भी है कि मैंने अंदर से पाप किया, बट तुमने उसका पश्चाताप नहीं किया, तो भगवान प्रकट हुए। भगवान कौन? प्रॉपर ऑफिसर। वो प्रॉपर ऑफिसर आके बोलता है नालायक, तेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ के ऊपर हो गया, फिर भी तू कंपोजिशन स्कीम में टैक्स दे रहा है। तेरे को मना किया था बच्चों को गंदी आदत वाले चीजें नहीं बनाने की, फिर भी तूने वो चीजें बनाई, और ये चीजें तेरे को पता होने के बावजूद भी तूने हमको इंटीमेट किया नहीं। तो ये प्रॉपर ऑफिसर सामने से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन क्या कर देगा, कर देगा, मतलब कंपोजिशन स्कीम से तुमको बाहर निकाल देगा। नहीं समझ? बट ऐसा डायरेक्टली ऐसा थप्पड़ नहीं मारेगा, पहला बोलेगा। वो बोलते हैं शो कॉज नोटिस। क्या बोलते हैं उसको? शो कॉज नोटिस का मतलब होता है रीजन बता कि हम तेरा रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम से बाहर क्यों ना निकाले। क्या? फिर वो तुम लोग उसको क्या दोगे? रिप्लाई, नहीं भगवान ऐसा नहीं होता, सॉरी। अरे वो क्या मालूम, कुछ तो मेरा दिमाग कुछ घट गया था। प्रॉपर ऑफिसर शैल पास एन ऑर्डर आइदर एक्सेप्टिंग द रिप्लाई और डिनाइंग द ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, इन केस ऑफ डिनायल ऑफ ऑप्शन टू पे टैक्स एंड कंपल्सरी बाय द टैक्स अथॉरिटी, द इफेक्टिव डेट ऑफ सच डिनायल शैल बी द डेट इंक्लूडिंग एनी रेट्रोस्पेक्टिव डेट। हो सकता है ना आज मैं ऑर्डर पास कर रहा हूं, पर आज के ऑर्डर में ऐसा लिखता हूं अक्टूबर से तेरा पाप था, ये तो पश्चाताप अक्टूबर से शुरू हुए, के दिन से थोड़ी। ऑर्डर आज पास हो रहा है, पापी तो तू अक्टूबर से बन गया था ना। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ हुआ बाय एनी चांस, अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो तुमको स्टॉक वगैरह के जितने भी इनपुट टैक्स वगैरह रहेगा ना, वो तुमको इंटीमेट करने का। कितने दिन में इंटीमेट करने का? 30 डेज में फ्रॉम द ऑप्शन विड्रॉल फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर डिनाइंग द व्हाट कंपोजिशन। एनी इंटीमेशन और एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल और डिनायल ऑफ द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 in respect of any place of business in the state shall be deemed to be an intimation in respect of all other places। तुमको जब कंपोजिशन दिया था बेटा, तो अगर तुम दो जगह पे, दो स्टेट में थे, तो दोनों जगह पे कंपोजिशन स्कीम था।
अभी एक पे पाप किया तो वो पाप का इफेक्ट तो पूरे राज्यों पे आएगा ना, जिधर जिधर तुम रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट, कंपोजिशन स्कीम टू बी अडॉप्टेड यूनिफॉर्मली। वो कब से मैं गा ही रहा हूं, कंपोजिशन स्कीम अगर एक जगह पे लिया तो दूसरे जगह पे भी कंपोजिशन स्कीम अप्लाई होगी। नेक्स्ट, कंपोजिशन सप्लायर कैन नॉट कलेक्ट आपसे पैसा, कौन सा पैसा, टैक्स का पैसा। कंपोजिशन स्कीम सप्लायर कैन नॉट आइदर एंटर इनटू व्हाट, क्रेडिट चेन। मैंने आपके पास से जीएसटी लिया ही नहीं है तो मैं उसका आईटीसी आपको मिलेगा, कैसा मिलेगा, मैंने तो आपके पास से जीएसटी कलेक्ट, क्योंकि जीएसटी का क्रेडिट तो तब मिले ना जब आप मेरे को जीएसटी पे करो, आपने तो मेरे को जीएसटी पे ही नहीं किया। इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी इन केस ऑफ इरेग्युलर अवेलमेंट, अगर आपने कोई इरेग्युलर अवेलमेंट किया होगा तो आपके ऊपर क्या लग सकती है, पेनल्टी। कौन से सेक्शन में, 73 74 में। ये दोनों ही सेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, ये सीए फाइनल लेवल। समझा? आरसीएम वाला ना वो नहीं, हाँ वो बाद में हुआ। डन। अभी नेक्स्ट लेक्चर में तुमको ये 11 क्वेश्चंस करके लेके आने, ठीक है, ट्यूसडे को लिख के नहीं लिखोगे तुम्हारा लॉस है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख के लेके आने का। अगर आई सीए इंटर में सीरियस होने गए तो लिख के लेके